नमस्ते, गुड आफ्टरनून। रविवार का दिन 2 बजे बातचीत के लिए फिर हम पेश हैं। इस बीच में हम बातचीत करते रहे। 20 तारीख को 3 घंटे तक हमने लगातार बात की थी। आप ही देखिए, कई बार इतिहास का चक्र इतनी तेजी से घूमता है। आई रिमेंबर इट वाज 21st ऑफ जुलाई। शाम को मैं कुछ काम कर रहा था तो कोई दोस्त आए कहने के लिए कि वो पता है प्रशांत जी का केस। मैंने कहा कौन सा केस? प्रशांत जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं, ये तो शायद उन्होंने कोई 2-3 हफ्ता पहले किया था। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। कैसे कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, खबर आई है। और एक उनका कोई इंटरव्यू भी है। कोई कहा था उन्होंने कि आधे जज बेईमान हैं। मैंने कहा वो तो बहुत पुराना केस है। वो दोनों केस आ रहे हैं। कैसे कैसे आ सकते हैं भाई? लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वक्त वर्चुअली कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सुपर अर्जेंट चीजों को अटेंड किया जा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, वो कुछ चलता है, रूटीन कुछ प्रोसेसेस हो रहे होंगे, देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। लेकिन शाम को पता लगा कि दोनों केस लिस्ट हो गए हैं। पता लगा दोनों ही केस जस्टिस अरुण मिश्रा के पास चले गए हैं। बेंच है जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा हेड कर रहे हैं। और पता लगा कि उसकी सुनवाई बस अब 3-4 दिन में शुरू होने वाली है। तब हमारा माथा ठनका। पूरा मीडिया, सब लोग सोचने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है। उस वक्त लोगों के मन में तरह तरह के संदेह आए, सब तरह के एलिगेशंस भी फ्लोट किए, क्योंकि ऐसी कोई चीज आती है लोगों के मन में तमाम तरह की बातें आती हैं। तो उस वक्त, आज से कोई 1 महीना पहले, मैं 19 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 21 जुलाई की, जिस दिन पहली बार हमें पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या क्या विचार आए। तो कई लोगों ने कहा कि देखो, ये हो ना हो, ये इस देश के अंदर तमाम लोगों का जो जो डिसेंटिंग ओपिनियन रखते हैं, जो इस सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश है। दूसरों ने कहा ना भाई, सरकार थोड़ी कर रही है, ये तो कोर्ट कर रहा है। कहा गया कि नहीं, आप देखना क्या होगा। अब इस मामले को झटपट इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह से 2 सितंबर से पहले इस मामले को निपटाया जाएगा। मैंने कहा 2 सितंबर को क्या खास बात है? तब पता लगा 2 सितंबर को जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। मैंने कहा ये तो कोई कंपल्सरी नहीं होता कि कोई जज के रिटायर होने से पहले ही केस हो। बहुत केसेस चलते रहते हैं, जजेस रिटायर होते हैं, बेंचेस बदलती रहती हैं, नए जजेस ज्वाइन कर लेते हैं। मगर मुझे कई जानकार लोगों ने कहा कि नहीं, तुम देखना, 2 सितंबर से पहले होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा के जाने से पहले फैसला सुनाया जाएगा और प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाया जाएगा। हो ना हो, खेल ये है। दूसरों ने कहा नहीं, ऐसे आप न मानिए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के काम करेगा। न्याय का मंदिर है, अंतिम मंदिर है, न्याय के प्रोसीजर हैं, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उन सब का पालन किया जाएगा। ऐसे थोड़ी सब चीजों को साइड में किया जा सकता है। तो 21 जुलाई को ये मामला शुरू हुआ। लगता था प्रशांत भूषण कटघरे में है। फिर उसके बाद दूसरे केस आने शुरू हुए, सुनवाई शुरू हुई, और अचानक 20 अगस्त को समझिए पासा पलट गया। 20 अगस्त को जो सुनवाई हुई, जिसमें आप में से कई लोग शामिल रहे होंगे, हम सब लोगों ने मिलकर जो हम देखेंगे कार्यक्रम किया था, वो जो सुनवाई हुई उसमें पासा पलट गया। ऐसा लगा कि अब कटघरे में प्रशांत भूषण नहीं, इस देश की न्यायपालिका खड़ी है। ऐसा लगा कि प्रशांत भूषण समय की मोहलत नहीं मांग रहे, समय की मोहलत जज साहब मांग रहे हैं। ऐसा लगा कि अब ये केस एक नया स्वरूप ले चुका है। ये केस कोर्ट की अदालत से बाहर आके जनता की अदालत में पहुंच रहा है। तो आज अपने इस फेसबुक लाइव में हम सारा फोकस इसी केस पे रखेंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन 20 अगस्त को जो लगा, वो ऐसा लगा कि इस देश में कुछ ऐतिहासिक बड़े मुकदमे हुए हैं, कुछ वैसा मामला हुआ है। गांधी जी के खिलाफ अंग्रेजों ने मुकदमे चलाए थे, 1 से ज्यादा। 2 बार मुकदमे चलाए भारत में। उसके बाद उन्होंने मुकदमे चलाने बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मुकदमे से अंग्रेज सरकार को नुकसान होता था। क्योंकि उन मुकदमों में एक स्टेज के बाद होता ये था कि सरकार
कॉलोनियल सरकार, अंग्रेज सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाती थी। गांधी अपने मुकदमे को अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुकदमे में बदल देते थे और हालत यहां तक होती थी कि जजेस जो गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते थे, वो जज कहते थे मैं जजमेंट दे तो रहा हूं, लेकिन अगर क्योंकि कानून में लिखा है इतना तो देना ही पड़ेगा और ये व्यक्ति खुद मेरे सामने कह रहा है कि मेरे को हाईएस्ट पनिशमेंट दो, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह की रियायत हो जाए तो मुझसे खुश कोई ना होगा। जज ये जजमेंट में लिखते हैं गांधी के बारे में। एक जज ने गांधी को जुर्माना किया, कहा कि मैं जज हूं, मेरा फर्ज बनता है जुर्माना करना क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जज ने खुद अपने जेब से वो जुर्माना भर दिया। इस तरह के इतिहास की जो बड़ी घटनाएं हैं, कुछ वो घटनाएं याद आती हैं। तो अगले 20-25 मिनट में हम आपको ये मामले क्या हैं, कहां तक पहुंचे हैं, इस वक्त हम कहां खड़े हैं और क्या होने वाला है और इसके व्यापक लार्जर इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस सब पे बात करेंगे, एक ओवरव्यू देंगे और उसके बाद आपके सवाल जवाब भी करेंगे क्योंकि आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट वीक बनने वाला है। सबके मन में सवाल है, प्रशांत भूषण का सवाल अब के देश के 2-4 लोगों का सवाल तो है नहीं। इस वक्त अखबारों की हेडलाइन में है, फ्रंट पेज पे है, प्रशांत भूषण के बारे में काफी कुछ लिखा जा रहा है, मौका पाके लोग कीचड़ भी उछाल रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको एक पूरा, ताकि अगले 20 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाए कि भाई ये मामला है क्या और क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इसमें आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथी अवीक साहा को। अवीक साहा जो कि कानूनविद भी हैं, खुद वकील हैं, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, स्वराज अभियान के जनरल सेक्रेटरी। अवीक भाई कलकत्ता से जुड़ रहे हैं और आपने देखा होगा जब हमने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का आंखों देखा हाल सुनाया था तो महाभारत के संजय की भूमिका अवीक भाई की थी। तो अवीक भाई स्वागत है आपका। हम ओवरव्यू देना चाह रहे थे इस सारी बातचीत का। तो हम बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। प्रशांत भूषण के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे सरकार अचानक ले आई है। पहला मुकदमा है जो उनकी 2 ट्वीट्स के बारे में है, जो 26 और 29 जून को उन्होंने, 27 और 29, 27 एंड 29 जून को उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं, उसके बारे में मुकदमा है। और दूसरा मुकदमा जो है वो बहुत पुराना है, 2009 का जो इंटरव्यू उन्होंने तहलका मैगजीन को दिया था उसके बारे में मुकदमा है। वो मुकदमा तब शुरू भी हुआ था, 2012 तक उसकी सुनवाई हुई थी, फिर उसके बाद अचानक रुक गया था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उसको भी ले आया गया। तो शुरू में जो सवाल थे वो मैं जस्ट दोहरा देता हूं अगर आपको उसमें कोई ऐड करना हो तो। जैसे ही ये केस आया कई लीगल क्वेश्चंस उठे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा हुआ है कि इस टाइम सिर्फ अर्जेंट और बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन सुने जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वेश्चन नहीं सुन रहा है, जो इस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की चैलेंज को नहीं सुन रहा है, कश्मीर की चैलेंज को नहीं सुन रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इस सवाल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि वो जो पिटीशन थी, इतनी हास्यास्पद पिटीशन, बिल्कुल इट वाज ए जोक ऑफ ए पिटीशन, उसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कैसे कर रहा है? ये तो कोई सेशन कोर्ट में भी जाती, वहां भी फेंक देता कोई उसको। क्वेश्चन नंबर 3, इस पिटीशन को दायर करने से पहले जो अटॉर्नी जनरल की परमिशन लेनी चाहिए, जो ट्वीट वाली थी पिटीशन, वो उनकी परमिशन क्यों नहीं ली गई? क्वेश्चन नंबर 4 कि ये दोनों के दोनों केसेस जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने क्यों लगे, जबकि जस्टिस अरुण मिश्रा और प्रशांत जी का एक हिस्ट्री है। प्रशांत जी जस्टिस अरुण मिश्रा के कुछ ऐसे कंडक्ट पे 2 बार टिप्पणी कर चुके हैं जो प्रशांत जी के हिसाब से एक जुडिशरी के लिए, एक जज के लिए उचित कंडक्ट नहीं था। और जस्टिस मिश्रा कोर्ट में 2-3 बार प्रशांत भूषण को लगभग धमकाने की शैली में बोल चुके थे, तुम कंटेम्प्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो ऐसा क्यों आया? ये 3 सवाल थे जिससे सारी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन अभी भाई मैं चाहता हूं कि अब आप सिस्टमेटिकली हम जाएं एक एक केस के बारे में, क्या था, क्या हुआ है,
क्योंकि पिछले 5-7 दिन से सारी चर्चा अब ट्वीट वाले मामले पे चल रही है। दूसरे केस को हम भूल गए, दूसरे केस को हम तहलका इंटरव्यू केस कहेंगे और इस वाले को ट्वीट केस कहेंगे। तो तहलका इंटरव्यू केस एग्जैक्टली कहां खड़ा है, क्योंकि अब भूल गए हैं, और उसकी भी तो अभी आने वाली है 25 को, उसकी भी तो हियरिंग होने वाली है। तो तहलका इंटरव्यू केस 2009 वाला इस वक्त कहां खड़ा है, पिछले 1 महीने में क्या हुआ है उसमें? योगेंद्र जी, कहाँ खड़ा है का जवाब बहुत साधारण सिंपल है। लास्ट टाइम इसका जब हियरिंग हुआ, कोर्ट ने कहा कि हाँ, हमें लग रहा है इस केस में कुछ बुनियादी प्रश्न हैं जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, और उनकी तरफ से 2 सुझाव आया कि ये इश्यूज फ्रेम हो सकता है, और उन्होंने लगभग मन बना लिया है कि इसको एक लार्जर बेंच, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, 5 जज या उससे अधिक जज होते हैं उस बेंच में, उसमें रेफर करने का ऐसा हमें तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि ऐसा वो करेंगे। उन्होंने उस दिन ये भी कहा था शांति भूषण जी को और राजीव धवन जी को कि आपकी तरफ से भी इश्यूज जो है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर होना चाहिए, इसको हम इश्यूज कहते हैं कानूनी भाषा में, वो इश्यूज आप भी सजेशन दे और उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो जहां तक भाषा में कहूं तो मामला थोड़ा सा टल रहा है उस वाले केस के अंदर, ऐसा हो रहा है, और वी कैन नॉट बी श्योर। मैं टल रहा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, उसमें समझ ज्यादा बन रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशांत जी का 2009 से आज 2020 तक वो जो तहलका इंटरव्यू केस चला है, उसमें 2012 के बीच से करीब वो केस ड्रॉप हुआ। उसके बाद जब केस शुरू हुआ और आज तक 17 चीफ जस्टिस हुए हैं। जो वो केस को अंतिम बार सुने थे जस्टिस अल्तमस कबीर, बाद में खुद ही चीफ जस्टिस बने थे, और कोई भी चीफ जस्टिस इस बीच में इस केस को उठाने की जरूरत नहीं समझे। अब बात यह भी है कि उस केस में कुछ गंभीर तथ्य के साथ प्रशांत जी ने आरोप लगाया था। उनका यह नहीं कहना था कि मेरे हिसाब से, मुझे तो लगता है ये जज जो है वो कोई अन्याय काम किए हैं। उन्होंने बिल्कुल जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ऐसा इंफॉर्मेशन लगा के ये उन्होंने कहा। एब्सोल्युटली, मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं सब लोगों के लिए। देखिए, सबके मन में आता है कि प्रशांत भूषण ने क्या कह दिया यार, ये कह दिया कि आधे जज बेईमान है। बताओ, ऐसी भी कोई बात कहने की होती है? ये हल्की बात नहीं थी। प्रशांत भूषण ने उसके बाद एफिडेविट दिए हैं, और आप खुद वो एफिडेविट पढ़ना चाहें तो स्वराज अभियान की वेबसाइट पे जाइए, swarajabhiyan.org। उसमें प्रशांत भूषण के 3 एफिडेविट है, पड़े हुए हैं। आप खासतौर पे एफिडेविट नंबर 2 जो है उसको पढ़िएगा। प्रशांत भूषण ने एक एक चीफ जस्टिस का नाम लिया है, 8 चीफ जस्टिस के कुल मिला के नाम लिए हैं। उनके बारे में बहुत डिटेल्ड एविडेंस दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्यों गलत किया, और पूरे प्रमाण के साथ, मतलब हल्के मामले नहीं है, पूरे प्रमाण के साथ दिए हैं। शायद ये वो वजह है अजीत अभीक भाई, जिसकी वजह से कोई भी इसको छूने से डरता है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसके अंदर हाथ दिया तो पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा और क्या कुछ हो जाएगा। कुछ ये मामला है। मुझे वकील होने के नाते मुझे यही लगता है कि वो पिटीशन जो है, उस कार्रवाई में जितने पिटीशन प्रशांत जी ने फाइल किया, वो इतना घातक है कि उसको छूने से सुप्रीम कोर्ट को अपने आप गंगा स्नान करना पड़ेगा। उसमें सचमुच ऐसा एविडेंस है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, और मैं जो कह रहा था कि 11 साल केस चला है, आज तक एक भी ऑर्डर नहीं हुआ कि चलो इंटरनल कमिटी इसको इन्वेस्टिगेट कर ले कि प्रशांत जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये जो कमी है, पिछले दिनों जो ऑर्डर हुआ इस केस में, वो 2 बातें हैं कि एक, कि कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आरोप उठाना है और आरोप लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। आज किसी के पास, मैं 30 साल लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोई प्रोसीजर मालूम नहीं। आप एफिडेविट करके बताएंगे तो मेरे पास लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, वो हमारे सिटिंग जज जस्टिस चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों है, उनका जजमेंट है। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहिए। क्या आप ट्वीट करेंगे? तो अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए। क्या आप कोर्ट में मेंशन करेंगे? कोर्ट में मेंशन करने से कोई सबूत नहीं रहता है। आपने कहा, हवा में बात उड़ गई। तो कोई प्रोसेस जो नहीं है, ये प्रोसेस क्या होगा जजों के खिलाफ आरोप का,
वो एक इशू है। और उसमें दूसरा इशू, तो ये जो मैं सिर्फ कह रहा था कि देखिए जो ये तहलका इंटरव्यू वाला केस 2009 का केस है, शुरू हुआ तो लगा कि पहले दिन ही, जब पहली हियरिंग ही हुई तो लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसी दिन ही प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन से उन्होंने, जज साहब ने कहा, याद है ये वही वाला केस है जिसमें उन्होंने प्रोसीडिंग्स को म्यूट करवा दिया, कहा कि मैं वकील से फोन पे बात करूंगा, तो मिश्रा जी धवन से फोन पर बात कर रहे थे और मुख्यतः कह रहे थे कि भाई तुम प्रशांत भूषण को कहो कि माफी दे दे, माफी मांग ले तो हम केस को बंद कर देंगे। वहां पे प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार किया, तो फिर मामला आगे बढ़ा। लेकिन जब आगे बढ़ा तो कहीं ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पांव खींच लिए। सच बात ये अवीक भाई कि मेरी उम्मीद थी कि ये केस सुना जाएगा, मैंने लिखा भी था कहते हुए कि आई वांट दिस केस टू बी हर्ड। ये जो पूरी एविडेंस है कहीं तो सामने आए, कुछ तो देश में चर्चा हो कि भाई क्या क्या चीजें हुई हैं इस देश के अंदर, और लोगों के मन में ये जो इंप्रेशन है कि प्रशांत भूषण पता नहीं कुछ कुछ बोल देते हैं, लक्ष्मण रेखा को लांघ देते हैं। लक्ष्मण रेखा किसने लांघी थी, देश को पता तो लगना चाहिए। तो ये, मगर आपकी बात से लगता है कि ऐसी सुनवाई अभी होने वाली नहीं है, अब कुछ ज्यादा हायर प्रिंस, क्योंकि वहां पे जस्टिस मिश्रा ने कहा कि नहीं मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, मैं इस सिद्धांत पे चर्चा करना चाहता हूं कि क्या आप किसी भी जज को करप्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। और प्रशांत भूषण ने जो करप्शन के एविडेंस दिए थे उस पे उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं करना चाहते। क्या ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो गलत है। लेकिन आज के दिन ये कई बार ये बात उठी है, कई कोर्टों के सामने उठी है कि प्रोसेस क्या होगा, जजेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्योंकि उसमें हमारे संविधान में कोई स्पष्ट तरीका दी हुई नहीं है। तो मैं अंग्रेजी में ये कहता हूँ ना, जजेस जज जजेस, उसमें समझ में नहीं आता आरोपी कौन है, विचार कौन कर रहा है, उसका पद्धति क्या है। तो ये सब एक बार के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट पॉसिबल बेंच, जो एडीएम जबलपुर के समय हुआ था, उतना बड़ा बेंच बैठे, क्योंकि ये जुडिशियरी का इंटरनल क्लैरिटी, इंटरनल क्लेंजिंग की मामला है, जो जी बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से कम नहीं है, हमारे संविधान का मंदिर है वो। तो उसके ऊपर आरोप ऐसे हल्के से लगना नहीं चाहिए, जी और लगे तो उसकी तहकीकात जो है वो संपूर्ण ऐसे पद्धति से होना चाहिए जो लोगों को पता चले, कोई गुप्त तरीके से नहीं हो कि कोई जज किसी के कान में फुसफुसा के बता रहा है कि तुम इसको बैठ जाओ। बात यह है ना योगेंद्र जी कि जजेस के बारे में, करप्शन के बारे में कम से कम लीगल कम्युनिटी में हर शाम को चर्चा होती है। जी हर कोर्ट की जजेस, हर शहर की जजेस, लॉयर्स इसके ऊपर चर्चा करती है। लेकिन इसको खोल के और एक प्रोसेस बना के काम जो करना जरूरी है, वो इस वक्त का समय का बुलावा है ये, और तो ये आपको होना चाहिए। उम्मीद है कि इस केस से ये एक बड़ा फायदा हो सकता है कि आखिर इस देश में कोई एक प्रोसेस बन जाए कि भाई जजेस के बारे में, जजेस के अगर किसी को महसूस होता है कि करप्शन है, जो कि चर्चा कानाफूसी में रोज कॉरिडोर्स में हुआ करती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, कानाफूसी की बजाय देयर शुड बी ए क्लियर प्रोसेस, प्रोसेस बन सकती है। लेकिन इसका मतलब ऑपरेटिवली ये भी है अविक भाई कि ये मामला अभी, इस पे फैसला अगले 5-10 दिनों में नहीं आने वाला। ये जो पहले सब कहो था कि ये 2009 के इस केस को उठाया जा रहा है और देखना 2 सितंबर से पहले फैसला आ जाएगा, 2 सितंबर बड़ी क्रिटिकल डेट बन गई है, तो 2 सितंबर से पहला इस केस में नहीं आने वाला फैसला। जी, ये बेंच जो अरुण मिश्रा जी हेड कर रहे हैं, इसका रवैया देख के तो लग रहा था ओरिजिनली इनका सोच ये था कि इसको जल्दी जल्दी निपटा दे और प्रशांत भूषण को सजा करवा दे। लेकिन बात यह है, जो संवैधानिक बात उठ गई है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने केस को ले जाना है। एक, ये कोरोना में वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बैठना नहीं चाहिए। जी दो, इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सिर्फ प्रशांत जी या श्याम जीवान दीवान जी या दुष्यंत दवे जी आर्गू करे इसके ऊपर नहीं है। देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स को इस पर राय रखना चाहिए। दे शुड हैव द राइट टू एड्रेस द कोर्ट, एंड द कोर्ट शुड बी अ वेरी लार्ज कोर्ट हियरिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। सो ये तो कोरोना काल के बाद, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, जब कोर्ट नॉर्मली फंक्शन करेंगे, तभी इसकी सुनवाई होगी, ऐसा आपकी ये उम्मीद मुझे है, लगता एक मिनट के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भाई, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपको उम्मीद है कि अब जो ये मामला आ रहा है, क्योंकि 25 पे मामला दोबारा कोर्ट में आएगा। जी आपकी आवाज बीच में कट गई थी अभी भाई।
तो इसलिए अभी मैं आप बोलना शुरू किया। तो आपकी उम्मीद ये है कि ये मामला जी बीच में कट गया था, माफ कीजिएगा। हाँ, अविक भाई आप अपनी बात जारी रखें। मैं ये कह रहा था कि आपकी बात, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल बीच में स्नैग हो गया था, मैं कह रहा था कि इसका मतलब है कि 24th को जब ये मामला आना है, पर अब कल पता लगा है कि 24th नहीं, अब 25th को आ रहा है ये, तो उसमें आपको लगता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि कोर्ट कहेगा कि हम इसको एक लार्जर बेंच को रेफर कर रहे हैं, तो अभी ना इसका फैसला होगा ना कोई पनिशमेंट होगा, तो इसमें ऑर्डर नहीं आने वाला, पनिशमेंट अभी नहीं होने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे चला जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे गया तो फिर कई महीने का मामला है, कुछ इमीडिएट इसके अंदर नहीं होने वाला, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है? जी, और कोर्ट ने अपना मन तो बता ही दिया है ना कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे रेफर करना चाहिए। उन्होंने खुद ही क्वेश्चन दोनों फ्रेम किया है, तो इसका मतलब हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन फ्रेम करना और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजना दोनों एक ही चीज है। मैं वकील नहीं हूं इसलिए पूछ रहा हूं। क्वेश्चन फ्रेम करके वो खुद भी तो आंसर कर सकते हैं उसका। जी, उन्होंने ये नहीं कहा स्पष्ट रूप में कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए, वो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होगा ना। सुप्रीम कोर्ट के विषय में क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में एक डिसीजन लेंगे। वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट का बैठ के कानूनन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली लार्जर बेंच चाहिए। सो तो ये फॉर द कॉमन टाइम सेंस बीइंग, बात है। सो फॉर द टाइम बीइंग इस मामले को अभी हम भूल जाएं, है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट देगी, फिर वो वापस आएगा, फिर प्रशांत भूषण के गिल्ट के बारे में चर्चा होगी, उसके लाइट में वो प्रिंसिपल जो बनेंगे उसकी लाइट में बाद में तय होगा कि प्रशांत भूषण को अपराधी घोषित किया जाए न किया जाए, उनकी एविडेंस पे विचार किया जाए न किया जाए, सारे फैसले बाद में होंगे, हैं? जी, जी, ओके, नाउ बिल्कुल लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, जो सबसे इस वक्त जो सबसे हॉट है, जो 2 ट्वीट वाला, जो ओरिजिनली मैंने सोचा था वो हल्का मुकदमा है, लेकिन वो जरा ज्यादा भारी हो गया है इस वक्त। 2 ट्वीट वाला मुकदमा जिसके अंदर शुरू हुआ और उसमें एक दिन सुनवाई हुई, दुष्यंत दवे ने अपनी बात रखी, बात रखने के दौरान उन्होंने काफी कड़वे सवाल भी पूछे, और उसके सुनवाई पूरी होने के बाद 14 तारीख को कोर्ट ने सीधा जजमेंट सुना दिया। एक बार हियरिंग और उसके बाद जजमेंट। क्या नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी से चीजें हो जाती हैं? नहीं होना तो नहीं चाहिए, स्पेशली बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें और लेंथी हियरिंग होना चाहिए था। और सबको याद होगा कि शांति भूषण जी, जो इंडिया के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत बड़ा वकील है, उन्होंने बार बार कहा था इस तरह की इंपॉर्टेंट केस को आपको इस तरह वर्चुअली वीडियो के ऊपर इसका हियरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके जवाब में कोर्ट के तरफ से काफी तथ्य आ गए कि हम 15,000 केसेस इस पीरियड में किए हैं, इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर हमने इतना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, तो हम तो इसको कर सकते हैं। बात यह है मुझे कि थोड़ा सा इसमें हैरानी की बात लगी, क्योंकि आप बता रहे हैं 14 अगस्त का जजमेंट आया कोर्ट का, तो प्रशांत भूषण 27 तारीख को ट्वीट करते हैं इसके बारे में, 27 जून को। कोर्ट 14 अगस्त को जजमेंट देता है, और जजमेंट देते हुए कोर्ट 5 अगस्त तक के स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हमने क्या क्या काम किए। मेरी मोटी बुद्धि बताती है कि अगर ट्वीट उन्होंने 27 जून को किया तो रेलेवेंट फैक्ट ये है कि 27 जून तक को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी किया हो, उसका क्या रेलेवेंस है? मुझे समझ नहीं आया। आप वकील हैं, आपको पता होगा। जी, इस तरह की उटपटांग बातें हैं। ये कोर्ट की जो जैसे ये कोर्ट चल रही है मिश्रा जी का नेतृत्व में, ही इज द प्रिसाइडिंग जज, ये बहुत ही चिंतक बात है। ये आपको व्याकुल करता है, आपको सोच में डालता है कि ये हो क्या रहा है। और ये कोई हम सवाल नहीं कर रहे हैं, खुद ही अपने ऊपर जो है ना सवाल की तीर जो है वो ला रहे हैं।
और ये क्यों कर रहे हैं, क्या हड़बड़ी है? क्या अरुण मिश्रा जी रिटायर हो जाएंगे तो प्रशांत जी का कंटेम्प्ट सुनने वाला आज के दिन 30 जजों में सुप्रीम कोर्ट में और कोई नहीं बचेगा? यदि ऐसा बात है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, तो फिर प्रशांत जी ने शायद कंटेम्प्ट किया ही नहीं। यदि मिश्रा जी के अलावा और कोई नहीं समझता है कि प्रशांत जी कंटेम्प्ट किया और मिश्रा जी रिटायर होने से उनको सजा नहीं होगा, तो बहुत बड़ा सवाल है कि गलत आदमी केस तो नहीं सुन रहा है और इनका रिटायरमेंट के पहले केस को निपटाने की जो प्रयास हो रहा है, ये गलत काम तो नहीं हो रहा है। ये एक, मैं कह रहा हूं, ये कॉमन सेंसिकल सवाल है। इतना जिसको कहते हैं अनहोली हरी, ये बात अनहोली थी कि वहां जस्टिस गवई ने पूछा कि आप ऐसा, जस्टिस गवई ने प्रशांत भूषण के वकील से पूछा कि आप ऐसा कहीं इंप्रेशन तो नहीं दे रहे कि आप जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस केस का फैसला चाहते हैं? और उन्होंने पलट के पूछा कि सर आप ऐसा कहीं ऐसा इंप्रेशन तो नहीं दे रहे कि इस केस का फैसला हो ना हो जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने से पहले ही हो जाएगा? इस तरह का कुछ वार्तालाप हुआ था, जो बहुत ऑड है। नॉर्मली कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें हुआ नहीं करती, ये बातें पीछे से कानाफूसी के अंदर हुआ करती हैं। लेकिन इस बार कई बातें हुई जो कोर्ट के, मेरे को तो अच्छा ही लगा वो बातें जो पीछे होती हैं उसकी बजाय खुल के हुई। जैसे पिछली बार दवे साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि एक खास जज को नाम लेके उन्होंने कहा कि उन्हें, जस्टिस नरीमन को कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केस क्यों नहीं दिया जाता। इन चीजों पे बात हुई है। सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में दिन रात होती हैं, ये बातें खुल के हो रही हैं। मुझे एक और चीज इंपॉर्टेंट लगी उस जजमेंट में, 14 तारीख का जजमेंट आया था, लंबा सा जजमेंट है, 109 पेज का जजमेंट। तो अब उसमें 2 ट्वीट हैं। एक ट्वीट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट अच्छे से चीरफाड़ करता है, कहता है कि इसके फैक्ट सही नहीं हैं, हमने तो इतने ज्यादा केसेस सुने हैं, आपने कैसे कहा कि कोर्ट लॉकडाउन में है। वो स्टैटिस्टिक्स देता है और कहता है कि प्रशांत भूषण झूठ बोल रहे थे। चलिए, कोर्ट का मानना है, वैसे अगस्त के स्टैटिस्टिक्स देने का कोई मतलब नहीं था, पर चलिए, कोर्ट को सच और झूठ में इंटरेस्ट है इसके अंदर कि ये ट्वीट सच्ची थी कि झूठी थी, कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है मोटरसाइकिल वाले ट्वीट। लेकिन जो दूसरा ट्वीट है 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, जहां प्रशांत भूषण कहते हैं अगर कोई इतिहासकार लिखेगा तो पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और खास तौर पे जो 4 जजेस की भूमिका है उसके बारे में टिप्पणी करेगा। प्रशांत भूषण ने इन चारों जजेस के बारे में लंबा लिखा था। प्रशांत भूषण ने भी 134 पेज का एफिडेविट दिया था और इन चारों जजेस की पूरी डिटेल लिखी थी कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि इन 4 जजेस ने जो काम किया वो इस देश की डेमोक्रेसी को नष्ट करने का काम था। और प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात बहुत लोग कह रहे हैं, उन लोगों की कोटेशंस दी थी, बाकी सब लोगों ने क्या कहा, अखबार क्या कह रहे थे, एडिटोरियल क्या लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे थे, प्रशांत भूषण ने वो सब किया। ऑर्डर में इसका कहीं जवाब ही नहीं है। तो 2 ट्वीट हैं, एक ट्वीट के सच झूठ में मुझे इंटरेस्ट है, दूसरे ट्वीट के सच झूठ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे तो बड़ा ऑड लगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पिछला दिन जब हियरिंग हो रहा था तब प्रशांत जी के वकील ये बात उठाए कि हमने जो इतना लंबा एफिडेविट दिया इसका जिक्र तो ऑर्डर में होना चाहिए। प्रोसेस यही है, जब कोई भी जज ऑर्डर पास करता है, पक्ष ने क्या कहा उसको समरी देते हैं, प्रतिपक्ष ने क्या कहा उसका समरी देते हैं, कोर्ट को क्या लगता है उसका समरी देते हैं और उसके बाद वो ऑपरेशनल जो ऑर्डर है उनका वो पास करते हैं। ये बहुत दुनिया भर में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ऑर्डर का। तो सवाल ये था कि हमने जो कहा वो आपके ऑर्डर में 109 पन्ने में कहीं पर उसका स्थान क्यों नहीं हुआ? तो जस्टिस गवाई ने कहा कि हमें तो दुष्यंत दवे जी ने कहा कि इस एफिडेविट का जो है आपको पूरा देखना नहीं है, आप एक अंश को ही देखिए। मतलब जो पन्ने में जजेस के चिट्ठे खोले गए थे उसको कोर्ट को नहीं देखने के लिए दुष्यंत दवे जी ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को, ऐसा जस्टिस गवाई ने कहा। तो डॉक्टर राजीव धवन ने तुरंत खड़ा हो गया और कहा कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन पन्नों में इतने बेइज्जत करने वाली बात है, मैं इसको पढ़ के सुनाता नहीं हूं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हमारे एफिडेविट को आप 2 टुकड़े में बांट लीजिए, एक टुकड़े को उठा के फेंक दीजिए और दूसरे के ऊपर आप जजमेंट दीजिए। ऐसा हमारा आग्रह नहीं था। और अगर ऐसा होता तो एफिडेविट में लिखा ही क्यों जाता? एफिडेविट में सारी प्रशांत भूषण ने चारों जजेस की पूरी डिटेल दी थी
तो सुप्रीम कोर्ट को मिनिमली इतना तो करना चाहिए था ना कि प्रशांत भूषण ने जज ए के बारे में ये कहा है, जस्टिस मिश्रा के बारे में ये कहा है, जस्टिस केयर के बारे में ये कहा है, और ये बात इसलिए झूठी है, बता दीजिए क्यों झूठी है वो सारी बातें, बताते तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो गया सर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें कोई ऐतराज नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कोई ऐतराज नहीं है, आप पूरा एफिडेविट को कर सकते हैं, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन हमारा समझ था कि आपने उस पोर्शन को देखने के लिए मना किया था। तो डॉक्टर दीवान ने फिर उस पोर्शन को पढ़ना शुरू किया कि फिर आप सुन लीजिए, अभी आप सेंटेंस करने वाले हैं, हमको सजा देने वाले हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए। और वो पढ़ने लगे तो मिश्रा जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सब मत पढ़िए हमारे सामने, ये सब मत बोलिए, इसमें जाना जरूरी है। और रिक्वेस्ट किया लगभग कि ये मत कोर्ट के सामने लाइए, ये बात कोर्ट के सामने आप प्रकाश में ना बोलिए, क्योंकि वहां वही ट्विटर, लाइव लॉ और कई संगठनों का लोग बैठे हैं जो ट्वीट करेंगे शब्द तो सब एक एक जजों के बारे में। तो बात यह है कि हम तो अन्याय किए हैं जिसके बारे में एफिडेविट फाइल हो चुका है, लेकिन उसको ना हम हमारे ऑर्डर में लाने देंगे, ना हम आपको कोर्ट में बोलने देंगे। ये है जस्टिस मिश्रा का बेंच का रवैया। और ये जो बात से एक बड़ी बात मुझे ध्यान आई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेणुगोपाल 20 तारीख की कार्रवाई में जो दो बड़ी बातें हुई, एक जो प्रशांत जी वाली बात हुई, उस पर तो हम अभी आएंगे, दूसरी बहुत बड़ी बात कि देश का अटॉर्नी जनरल इस विषय पे अपनी राय देना चाहता था और उसको राय देने से रोका जा रहा था। क्या हुआ एग्जैक्टली आप बताइए। वेणुगोपाल जी को नोटिस मिला था और शुरू से एक कंफ्यूजन चल रहा है कि कोर्ट कौन सी पिटीशन के ऊपर ये कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का कहना था कि हम तो सुओ मोटो माने खुद अपने केस अपने खुद संज्ञान में लिए हैं, लेकिन उसका पहले एक एडवोकेट का एक पिटीशन भी था उस कोर्ट में, और कानून ये कहता है कि कोई भी किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगा तो उसका अनुमति एडवोकेट जनरल या हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो तो अटॉर्नी जनरल से लेना पड़ेगा, और ऐसा कोई अनुमति था नहीं। तो शुरू से बात ये चल रही थी। खैर उस दिन की सुनवाई में वेणुगोपाल जी को नोटिस हुआ और वो आके बैठे कोर्ट में, और वेणुगोपाल जी इतना तर्क वितर्क बातचीत हो रहा है और कोर्ट एक बार भी नहीं पूछ रहा है वेणुगोपाल जी को। फिर एक बात मुझे याद है कि राजीव धवन जी का लिंक टूट गया वीडियो का, तो फिर कोर्ट सिर्फ ये पूछता है वेणुगोपाल जी को, क्या आपको लगता है कि हमें इनको कुछ समय देना चाहिए? और वो मौका मिला तो वेणुगोपाल जी ने कहा कि हाँ उनको तो समय आपको देना चाहिए। और फिर वेणुगोपाल जी ने कहा कि इनको आपको सजा ही नहीं देना चाहिए। फिर वेणुगोपाल जी कहने लगे कि मेरे पास 9 जजों का लिस्ट है, और इतने में मिश्रा जी उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आप और मत बोलिए। मेरे प्रैक्टिसिंग करियर में मैंने किसी कोर्ट को इस तरह का बिहेवियर करते हुए अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल से नहीं देखा कि आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की बात सुन के आप ना माने वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके अधिकार है, आप जज है, लेकिन वेणुगोपाल जी को बोलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद और एक हादसा हुई, जो ऑर्डर आया शाम को काफी देर, 2 बजे के पहले 1:30 बजे हियरिंग खत्म हो गई थी, ऑर्डर आती है 6 साढ़े 6 बजे। तो उसमें वेणुगोपाल जी का नाम भी नहीं है कि वो कोर्ट में थे, अपीयर किए थे, अपने वक्तव्य रखे थे। फिर नेक्स्ट डे जाके उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये एक कॉमेडी ऑफ ट्रेजेडी हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम के साथ। ये तो मैं वो अटॉर्नी जनरल जिनके लीगल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी कंटेम्प्ट का केस उनके पास जाना चाहिए, उनसे राय नहीं ली गई। कोर्ट में जब चर्चा शुरू हुई तो वो बैठे रहे, पहली बार तो पूरा दिन भर उनसे सुना ही नहीं गया। प्रशांत जी के वकील कहते रहे कि भाई अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, जरा इनकी राय भी ले लीजिए। जज साहब ने कहा नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो हम कर लेंगे। दूसरे दिन दूसरी सुनवाई में फिर बैठे रहे और मौके का फायदा उठा के उन्होंने किसी तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की और कोर्ट ने लगभग उन्हें चुप करवा दिया। वो अटॉर्नी जनरल जो, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सिर्फ सरकारी वकील नहीं है, सरकारी वकील से ऊंचे लेवल का आदमी है। अटॉर्नी जनरल संविधान का वकील है, संविधान को भी एक अपना पक्षधर चाहिए। देश का संविधान, वो तो जाके संविधान तो कह नहीं सकता कि भाई मैं अपना वकील हायर करूंगा। तो अटॉर्नी जनरल वो वकील है जिसका काम है संविधान की रक्षा करना।
वो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और उसकी बात को सुना नहीं जा रहा। ये एक और अद्भुत बात हुई। वो सब लोगों ने देखा है, तो इसलिए अब आखिरी हिस्से उसी पे आता हूं कि ये सब होने के बाद जो प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट था, क्योंकि जजेस ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि भाई पनिशमेंट आपको मिल गया है, तो अब आके आमतौर पे पनिशमेंट के बाद जब सेंटेंस होने पे आता है मामला, आपको गिल्टी तो करार दे दिया गया है। 14 अगस्त को गिल्टी तो करार दे दिया था और सबने सोचा था प्रशांत भूषण आके कहेंगे या उनके वकील कहेंगे कि देखिए इस आदमी ने बहुत सेवा की है कोर्ट की, इसको थोड़ा कम सजा दीजिए, थोड़ा हल्की सजा दीजिए, माफी कर दीजिए। लेकिन प्रशांत भूषण ने आके एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट दे दिया। प्रशांत भूषण ने आके कह दिया कि नहीं, मैं दया की भीख नहीं मांगता, मैं मैग्नेनिमिटी आपसे नहीं मांगता, जिसे आप अपराध कहते हैं उसे मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। और मैं समझता हूं वही एक मोमेंट था जिसमें सारा का सारा मामला पलट गया। कोर्ट कह रहा था नहीं आप थोड़ा दोबारा विचार कर लीजिए, नहीं आप देख लीजिए। देखिए मतलब माफी मांगने वाला गिड़गिड़ाता हुआ तो मैंने देखा है घुटनों पे बैठ के कि माफ कर दीजिए, मुझे 2 दिन दे दीजिए, ये तो होता है सामान्यतः सब तरह की चीजें। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि तुम माफी मांगो, उसको ऐसी स्थिति में मैंने कभी नहीं देखा कि वो लगभग प्लीड कर रहा है कि तुम मांग लो ना माफी, तुम कुछ कह दो ना, अच्छा तुम 2 दिन ले लो। और प्रशांत भूषण कह रहे हैं नहीं मुझे 2 दिन की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम रिकंसिडर कर लो, प्रशांत भूषण कह रहे हैं नहीं मेरे को तो रिकंसिडर करने से कुछ होगा नहीं। अच्छा मजे की बात की ये वेणुगोपाल जी का जो आपने जिक्र किया, जब उनसे शुरू में कोर्ट ने पूछा कि प्रशांत भूषण को 2-3 दिन दे दें, तो वेणुगोपाल ने कहा कि मैं प्रशांत भूषण को 30 साल से जानता हूं सर, ये अपना विचार बदलेगा नहीं। ये भी अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा। तो ये होने के बाद वहां कोर्ट ने आखिर में कहा कि नहीं आप 2-3 दिन ले ही लीजिए। और प्रशांत भूषण ने कहा ठीक है आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे क्या एतराज इस पे हो सकता है। लेकिन शाम को जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर तो कुछ और कहता है। ऑर्डर कहता है, और कोर्ट में जो वो कह रहे थे कि आप अपने बयान पर पुनर्विचार कीजिए, रिकंसिडर कर लीजिए एक बार दोबारा जो आपने स्टेटमेंट दिया है। और शाम को जो ऑर्डर आता है वो कहता है कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी दीजिए, नहीं तो के बाद डॉट 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 है कि आप ये क्या हुआ, ऑर्डर कैसे बदल गया, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं तो समझ आता कि कुछ ये होगा कि हाँ रिकंसिडर करने के लिए कहा गया है, तो ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी का मामला कहां से आ गया? मैं थोड़ा इस मामले में आपसे डिफर करता हूं। जी। कोर्ट में वार्तालाप होती है, वो नेसेसरीली ऑर्डर नहीं है। वो बातचीत सुनने के बाद जज साहब एक मन बनाते हैं और एक ऑर्डर पास करते हैं। ये सब बातों के बाद भी अरुण मिश्रा जी का बेंच को लगा कि हमें प्रशांत भूषण से अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफीनामा मांगना चाहिए, और उन्होंने ऑर्डर पास किया जिसका अधिकार उनको है। मैं एक चीज सिर्फ आपके बातों में जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी उस प्रोसीडिंग को बहुत गौर से फॉलो कर रहे थे। प्रशांत जी का व्यवहार जो उस दिन कोर्ट में था, अति विनम्र थे। वो कोर्ट को बार बार ये कह रहे थे देखिए ये मेरा धर्म है, मैं इसको सच मानता हूं। मैं यदि अब माफी मांगू तो मैं सच के साथ गलत करूंगा। वो ही तो सबसे बड़ा कंटेम्प्ट है। to convert my faith and belief in truth into an apology for my own benefit, this is contempt of court। तो मैं ये कर नहीं सकूंगा, और मैं कोर्ट का समय खराब नहीं करना चाहता हूं। आप हमें समय जो देंगे वो क्या होगा, कोर्ट को दोबारा बैठना होगा, सुनना होगा, इट इज अ वेस्ट ऑफ कोर्ट्स टाइम। क्योंकि मैंने तो ऊपर बहुत गंभीर तरीके से सोच के ही हमारा पोजीशन आपके सामने रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे टाइम देना ही चाहिए तो मैं आप जरूर दे सकते हैं। तो प्रशांत जी का बिहेवियर उस दिन रिमार्केबल था, और कोर्ट का बिहेवियर जो है वो थोड़ा, मैं अंग्रेजी शब्द यूज करना चाहता हूँ, पजलिंग था कि कोर्ट ऐसा कर क्यों रहा है। सजा देने के समय कोर्ट क्यों इतना हिचकिचा रहा है, किस बात की उनको हिचकिचाहट है एक एक कंटेम्नर को, जिसके बारे में उन्होंने मन बना लिया 109 पन्ने का ऑर्डर देके कि ये तो गलत काम किया ही है और उसको सजा मिलना ही चाहिए।
तो बात वही है, घूम फिर के वही टहलका वाला केस में इंटरव्यू कंटेम्प्ट में जाता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है, ये बिल्कुल गलत चल रहा है, लीगली इसका कोई बुनियाद नहीं है, और कोर्ट को इसका लीगल बेसिस, इसका लीगल प्रोसीजर तय करना ही होगा, चाहे वो इंटरव्यू वाला कंटेम्प्ट हो, चाहे वो ट्वीट वाला कंटेम्प्ट हो। मिश्रा जी ने जल्दबाजी में एक ऑर्डर तो दे दिया ट्वीट वाला कंटेम्प्ट में गिल्टी होल्ड करने का, लेकिन इसका वो समय नहीं था जो बात आप बार बार पूछ रहे हैं। इसकी सुनवाई और गहराई से और समय लेके और समझ बना के होना चाहिए था, जो इस कोर्ट का कमी रह गई है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि 25 तारीख की हियरिंग में कोर्ट अपना पोजीशन को करेक्ट करेंगे। कोर्ट पर फेथ रखना, मैं एक एवरेज सिटीजन, आम आदमी भी हूं और मैं वकील भी हूं। कोर्ट अपने आप को जितना करेक्ट करेगा उतना हमारा समाज, हमारा व्यवस्था इंप्रूव होगा, और वही हमारा मांग होना चाहिए, वही हमारा आशा होना चाहिए। मैं 25 तारीख पे ही आ रहा था कि अभी मामला कोर्ट ने तो कह दिया है कि 24 तारीख तक या तो आप अनकंडीशनल अपॉलजी दे दो, नहीं तो फिर हम, मतलब जो इम्प्लाइड है कि फिर हम ऑर्डर पास करेंगे, तुम्हें सजा देंगे ही देंगे। आप भी प्रशांत भूषण को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अनकंडीशनल अपॉलजी तो मेरे ख्याल से देने वाले नहीं है। भाई कोई बहुत ही अनहोनी घटना हो जाए तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जितना मैं प्रशांत भूषण को जानता हूं अनकंडीशनल, और उन्होंने उस दिन कोर्ट में बहुत क्लियरली कहा था कि सर जिस चीज को मैं आज भी सच्चा मानता हूं, जब मैंने बोला था तब मैं सच मानता था, आज भी जिसे मैं सच मानता हूं उस पे मैं अगर आपको माफी बोल दूं तो ये तो बहुत इनसिंसियर होगी, बहुत झूठ होगा, ये तो बहुत मक्कारी का काम होगा। कि मतलब इधर तो मैं कहता हूं कि नहीं नहीं ठीक है चिंता ना करो, उधर बोल दें हाँ जी माफी, सॉरी मान ली, है ना। अब कई नेताओं ने ऐसे काम किए हैं, लेकिन प्रशांत भूषण तो ये काम कर नहीं सकते। तो आप मान के चलिए, मान लीजिए कि वो अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं देते हैं, फिर कोर्ट के सामने क्या रास्ता है, क्या होने की गुंजाइश है? सजा तो देनी पड़ेगी। ऑर्डर आप उसको गिल्टी ठहरा चुके हैं, आप कह चुके हैं कि बस अब एक ही रास्ता बचा है कि तुम अनकंडीशनल अपॉलजी दो, और अगर वो नहीं देता तो फिर क्या होगा? ये भी एक नया लीगल इशू को खोलता है। वो 109 पन्ने का ऑर्डर जो है वही इस चीज का जन्म दिया है। वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत मैक्सिमम सजा 6 महीना हाँ, और 2,000 रुपया फाइन, या दोनों हो सकता है। 6 महीने की जेल, 2,000 रुपए तक का फाइन, या दोनों, ये हो सकता है। क्या इससे फालतू भी कोई या इससे अलग कोई सजा भी दी जा सकती है? मिश्रा जी का जो ऑर्डर है 14 अगस्त का, उसमें उन्होंने कहा सजा देने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं कहा है कि कितना सजा हम दे सकते हैं। और एक कानून बना के पार्लियामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई अधिकार को कम ज्यादा नहीं कर सकता। तो वो हमारा अधिकार हम समझेंगे। इसका मतलब वो ले दे के यही कह रहे हैं अब वो चाहें कि तो किसी को फांसी की सजा दे सकते हैं कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए। उसका जजमेंट का इंटरप्रिटेशन तो यही है कि वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ये सारा मामला ओपन है। बट पलट के भी देखिए, जस्टिस कुरिन जोसेफ, जो बस साल भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका ये एक सवाल है, लीगल सवाल, कि मान लीजिए ये कंटेम्प्ट हाई कोर्ट के सामने होता, हाँ, तो क्या होता? सिंगल जज के सामने होता तो डिवीजन बेंच में अपील होता, डिवीजन बेंच के सामने होता तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होता। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कंटेम्प्ट होने से क्या उनके पास कोई अपील का प्रावधान नहीं रहेगा? क्या ये लीगल दो ज्यादा। तरह का लॉ एग्जिस्ट कर सकता है? अभी मैं इस पे आना चाहता हूं जो आपने बात बताई, क्योंकि कि क्या कुछ भी सजा दी जा सकती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्लियरली कि सुप्रीम कोर्ट जो उचित समझे सजा दे सकता है? ऐसा कुछ क्लियर है? जी, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा योगेंद्र जी, एनेबलिंग एक फ्रेमवर्क है जिसमें क्या कानून होना चाहिए, देश का नीति कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक लगभग क्लियर बताई हुई है। अब उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कानून बनाइए। अब ये अरुण मिश्रा जी जो नया इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट से आता है, पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून ही नहीं बना सकता है,
ये मुझे बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगता है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है एक जो ये कानून 3 जज बेंच डिसाइड नहीं कर सकता है। एक कानून बना है, कानून कहता है कि भाई आप इतने से ज्यादा नहीं दे सकते, इतने से कम नहीं दे सकते। और तो कानून ये भी कहता है कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी पे इंसिस्ट नहीं कर सकते। जहां तक मुझे ध्यान है कानून में लिखा हुआ है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी या ऐसी किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं लगाई जा सकती। जी, तो ये सब है। तो फिर कानून का मतलब ही क्या है? मतलब ये है कि कानून वगैरह सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होते, बाकी आप पे लागू होते हैं, मुझ पे लागू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होते। मैं इतना हार्श व्यू नहीं लूंगा। कानून एक वहमान चीज है, इट कंटिन्यूअसली मूव्स और उसका इंटरप्रिटेशन होते रहता है, तभी ना कोर्ट्स है और रोज नया जजमेंट आते हैं पुराना जजमेंट को टर्न डाउन करके, पुराना जजमेंट को चेंज करके। लेकिन ज्यादातर जूरिस्ट का ये व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट में पनिश करने का पावर दिया, उस पावर का दायरा जो है पार्लियामेंट बना दिया, आपको उसी के अंदर रहना पड़ेगा, इससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ये कंटेम्प्ट मैटर सुन रहा है, अरुण मिश्रा जी जिसका प्रिसाइडिंग जज है, वो एंग्री ओल्ड बेंच के टाइप का बिहेवियर कर रहा है। मैंने हर चीज में वो नाराज है। और ये अरुण मिश्रा जी के लिए कोई नई बात नहीं है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हुए। और हमारा एक्सपीरियंस, हम पूरा बार हम आपको बता सकते हैं, सबका ये एक ही कहना होगा, ये उनका व्यवहार बिल्कुल खराब था। वो लॉयर्स के साथ इतना बुरा बिहेव करते थे। और पिछले साल उन्होंने एक बहुत सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का उनके साथ इतना बर्ताव किया कि वो एडवोकेट साहब कोर्ट से उठ के बाहर चले गए। और उसके बाद बार ने ये रेजोल्यूशन लिया कि अरुण मिश्रा जी कोर्ट में आएंगे तो हम उठेंगे नहीं, खड़ा नहीं होंगे। तो ये जज के सामने कंटेम्प्ट का हियरिंग जो है ये प्रिंसिपली गलत है, बिकॉज ही इज अ मार्क्ड एंग्री एंड एंटी लॉयर तो नहीं कहूंगा, कम से कम बैड बिहेव विथ लॉयर जज है। ये मार्क्ड है, इनका जुडिशियल करियर इससे मार्क्ड। हाँ, मुझे ज्यादा चिंता इस चीज की है कि मतलब अगर ये है कि वो कुछ भी संविधान में, कानून में कुछ भी लिखा हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बाकायदा कानून है, कानून कहता है आप ये सजा दे सकते हो। तो अगर उससे ज्यादा या उससे अलग कुछ और भी सजा सुनाई जा सकती है तो मेरे ख्याल से बड़ी विचित्र बात होगी। या तो कोर्ट कह दे कि ये कानून गलत है, कोर्ट को अधिकार है कहे कि ये कानून गलत है, इस कानून की हम नई व्याख्या कर रहे हैं इत्यादि, ये तो अलग बात रहती है। तो मतलब 25 तारीख को कुछ भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं। अगर हम मान के चलें कि एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी शायद नहीं आने वाली, कम से कम ऐसा प्रशांत जी के उस दिन के व्यवहार से, कहने से, बयान से, और पिछले 25-30 साल से लोगों ने जो प्रशांत भूषण को देखा है उससे लगता है कि ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ऐसे में कोर्ट उन्हें कुछ भी सजा दे सकता है उस दिन, या उसके बाद भी मामला टल सकता है। आपको लगता है 2 सितंबर से आगे जा सकता है मामला? 2 सितंबर से आगे तो जाना ही होगा इस मामले को, क्योंकि कंटेम्प्ट क्या होता है, जजेस के बारे में कैसा क्रिटिसिज्म करना होता है, उसका तरीका क्या है, वही तो विचार करना है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। उसका पहले आप सजा दे दिए। वो तो तहलका इंटरव्यू वाला मामला है। ये जो ट्वीट वाले मामले में प्रशांत भूषण को क्या सजा दी जाएगी, ये क्या 2 सितंबर से आगे जा सकता है या उससे पहले निपटाया ही जाएगा? कई तरह की चीज हो सकती है। 25 तारीख को कोर्ट उनको सजा देके उस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है कि सजा आपको सुना दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दिया था, आपका ये सजा है, लेकिन सजा तभी लागू होगा जब वो दूसरा केस का सुनवाई खत्म होगा। और इसका जिक्र हियरिंग के समय अरुण मिश्रा जी ने खुद ही किया था। उन्होंने खुद भी कहा था कि हम आपको सस्पेंडेड जो देंगे ताकि आप अपना रिव्यू एग्जॉस्ट कर लीजिए, जब आपका रिव्यू पूरा हो जाएगा उसके बाद ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। जी। तो क्योंकि कंटेम्प्ट का पनिशमेंट जो है उसमें कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, वो एक लार्जर कॉज के लिए होता है। वो जज अपने गुस्सा होकर जब उसको ऑर्डर कंटेम्प्ट के लिए पनिश नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस तरह का सस्पेंडेड सेंटेंस करना ही नहीं चाहिए। खैर, वो सेंटेंस देके उसको सस्पेंड करके रख सकते हैं और लार्जर क्वेश्चन को खुला रखेंगे। बट वो जितना ये सब काम करेंगे उतना उनका ऑर्डर का लीगल इन्फॉर्मिटी सामने आ जाएगा, जिसके काफी चीजें हमने आज डिस्कस किया जी कि बड़ा बेंच होना चाहिए था, पर्टिकुलर जज के ऐसा तो नहीं है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, ये बात उठी नहीं योगेंद्र जी कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आपने अपमान किया।
अब सुप्रीम कोर्ट है कौन? इन दिनों जो 30 जज सिटिंग जजेस है वही है ना सुप्रीम कोर्ट। तो क्या वो 30 जजों ने कहा कि हम अपमानित हैं? उनमें से यदि एक भी ने कहा कि मैं अपमानित नहीं बोध करता हूं, तो उसकी कागज कहाँ है, उसकी सुनवाई कहाँ हुआ? तो इस तरह का जैसे 3 4 5 जजों ने मिलकर जो तय किया कि प्रशांत भूषण ने अपमान किया और उनको सजा होना चाहिए, ये सारा प्रोसेस जो है रिव्यू पर आएगी। और इस बार मैं कम से कम उम्मीद करता हूं इसमें स्पष्टता आएगी। उसका पहले यदि सेंटेंस देके और सस्पेंड भी करके रखते हैं, तो ये बेंच जो ऑर्डर देगी वो हम जिसको कहते हैं इनफर्म ऑर्डर होगा। वो ऑर्डर को चैलेंज करके उसको टर्न डाउन करने का अपॉर्चुनिटी बढ़ता है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट तो इस समय पब्लिक परसेप्शन मैनेज करने में लगा हुआ है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। तो वो परसेप्शन के लिए वो कह सकते हैं कि देखो हमने तो उनको सजा दे दिया क्योंकि हमारा अधिकार है, ये हमें करना चाहिए, ये देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए करना चाहिए। वो भूल गए हैं रंजन गोगोई डाउनवर्ड 4 जजों ने मिलकर देश बचाने, लोकतंत्र बचाने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में बैठ के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनकी कंटेम्प्ट हुई नहीं। उन्होंने तो लगभग यही कहा था कि उस समय जो जस्टिस मिश्रा थे वो बिल्कुल इलीगल काम कर रहे हैं और कोर्ट का प्रोसेस का धज्जिया उड़ा रहे हैं। तो सजा देना होगा तो प्रशांत भूषण को अकेला देने से मुश्किल होगा। कई लोग को सजा देना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को तलाशना पड़ेगा कि किसको छोड़ दे और किसको सजा दे। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ये गलत स्टेप पर सुप्रीम कोर्ट चल गया है और आगे जाके ये फिसलेंगे और गिरेंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लीगल कम्युनिटी की तरफ से हम ये कह रहे हैं, एक प्रशांत भूषण को सजा देने से सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इज्जत बढ़ेगा नहीं। इस वक्त जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इज्जत गिर रहा है। आम आदमी के सामने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कई प्रश्न खड़ा हो रहे हैं और उनका निष्पक्षता के बारे में सवाल उठ रहा है, जो बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। देश के लिए बहुत ही नुकसान का काम है। मैं यही सोच रहा था कि 21 तारीख को, 21 जुलाई को जब पहली बार ये सब खबर आई, तब सुप्रीम कोर्ट की जो भी साख थी, जितनी भी थी, हर एक की अलग अलग राय हो सकती है कितनी थी, जितनी भी साख थी सुप्रीम कोर्ट की, आज से 1 महीना पहले 21 जुलाई को, पिछले 1 महीना में वो तो कम हुई है। तो प्रशांत भूषण ने कोर्ट की मानहानि की है या नहीं है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से इस मुकदमों की सुनवाई हुई है और जिस तरह से ये मामला पूरे देश के सामने आया है, उससे जरूर कोर्ट की मानहानि हुई है। ऐसा कम से कम मुझे महसूस होता है कोर्ट के ऐसे एक व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में, जो कि कोर्ट का सम्मान करता है, जो समझता है कि न्याय का मंदिर है, जिस कोर्ट में बहुत बड़े बड़े अच्छे फैसले भी हुए हैं, जिस कोर्ट ने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए कई बार बहुत बड़े काम किए हैं, उस कोर्ट में ये सब होता है देख के बड़ा अजीब लगता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसकी रक्षा के लिए तमाम लोग खड़े हुए हैं। हमने अटॉर्नी जनरल साहब का जिक्र किया, जो कि खड़े हुए कोर्ट के अंदर बोला, उन्होंने, मुझे अच्छा लगा। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी, उन्होंने कल इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि अरे भाई, ऐसे कोर्ट कैसे कर सकता है, कोर्ट को फिर चाहिए कि प्रशांत भूषण को पूरा सुने, पूरा आप उसके पूरे आरोपों को सुनिए, उसकी लंबी सुनवाई कीजिए, जांच कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस, मेरे ख्याल में 8-9 फॉर्मर जजेस ने स्टेटमेंट साइन किए हैं, हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, 12 जजेस 12 जजेस ने साइन किए हैं, हजारों वकीलों ने साइन किए हैं, और देश भर में हर तरह का संगठन, हर तरह के लोग आए हैं कहने के लिए। तो एक तरह से ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी शुरू हो गई है, एक तरह से ये लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बन गया है और प्रशांत भूषण उस लोकतंत्र की रक्षा के प्रतीक बन गए हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत कुछ बड़ी चीज हो रही है। किसी ने कहा कि अंधेरा, आकाश में जो अंधेरा था उसमें प्रशांत भूषण ने अपनी नैतिकता के बल्लम से एक छेद कर दिया है और उससे कुछ आकाश में कुछ रोशनी आनी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी बदलाव हो रहे हैं। अगले हफ्ते में जो कुछ होगा हमें पता लगेगा और उसके बाद ही हम कुछ फैसला कर पाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि एक नागरिक के रूप में हम चुपचाप बैठ के नहीं रह सकते। ये मामला सिर्फ प्रशांत भूषण का नहीं, प्रशांत भूषण केवल प्रतीक है। बस प्रतीक इसलिए बन गए हैं कि वो आदमी खड़ा है, तन के खड़ा है,
ह्यूमिलिटी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ, लेकिन सच के साथ अड़ा हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति प्रतीक बन गया है। लेकिन ये मामला आपका और मेरा भी है। ये मामला उन तमाम वकीलों का है जो प्रशांत भूषण से असहमत हो सकते हैं, उनकी बातों से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बाद में नंबर तो सबका आएगा ना। इसलिए ये सवाल है जिसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको इस पे टिक के रहना चाहिए। अभिक भाई, इसके ऊपर कई सवाल आ रहे हैं, सवाल आने हमें शुरू हो गए हैं। एक सवाल जो सब पे आता है वो, और सबसे पहले आता है, और कई लोगों ने पूछा, इसलिए मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था। कई लोगों ने कहा, इसलिए 4-5 दिन से कई तरह से बात चली, कि देखिए प्रशांत भूषण खुद जब जस्टिस कर्णन ने ये सब किया, तो प्रशांत भूषण ने 2017 में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का समर्थन किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के नोटिस लेके कार्रवाई की जस्टिस कर्णन पे, तो प्रशांत भूषण ने उनका समर्थन किया सुप्रीम कोर्ट का। तो वो प्रशांत भूषण आज कैसे कह सकता है मेरे ऊपर ना हो? इसकी मामला क्या था, मैं चाहता हूं कि वो बताएं, क्योंकि बहुत साथियों के मन में, और चूंकि संयोग है कि जस्टिस कर्णन स्वयं दलित थे, तो एक लोगों के मन में रहता है कि देखिए, हो ना हो, वो दलित जज था, उसके साथ एक व्यवहार हुआ। प्रशांत भूषण सवर्ण है, इसलिए उनके साथ दूसरा व्यवहार हो रहा है। और प्रशांत भूषण खुद सब विक्टिम्स के साथ खड़े नहीं होते। वो मामला था क्या जस्टिस कर्णन वाला, आप 2 मिनट में बताएं। वही, वापस हमें कलकत्ता हाई कोर्ट आना पड़ेगा। हाँ जस्टिस कर्णन कलकत्ता हाई कोर्ट में थे उस समय, जी। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी भेजा 20 जजों के नाम से कि ये करप्ट है। हम्म। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप ऐसे मत कीजिए, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, इंटरनल जजेस के बीच में प्रोसेस है, आपको कहीं पर कुछ भेजना हो, एक जज के खिलाफ शिकायत करना हो, जो भी हो, वो इंटरनल उनकी प्रोसेस है, तो प्रोसेस से कीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ आजीवन कारादंड का आदेश पास कर दिया SC एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला के सजा दिया। और उस समय प्रशांत जी यही कहे थे, जो आज भी प्रशांत जी कह रहे हैं, कि जो प्रोसेस है उसको ना फॉलो करके कानून को छोटा करने का काम के लिए सजा होना ही चाहिए, क्योंकि कानून ही हमारे पक्षदार है। देखिए सर, ये जो आज लोकतांत्रिक सिस्टम में मेजॉरिटी का बात सुनी जाएगी, ये जो कहते हैं लोग, ये हमारा डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, बट कानून के तहत देश चलेगी। तो प्रशांत जी ने एक्चुअली कानून के पक्ष में कहा था कि ये जो जस्टिस कर्णन किए हैं, ये प्रोसेस, एस्टैब्लिश प्रोसेस को फॉलो नहीं करके, और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए उनको पनिशमेंट होना चाहिए। बट मैं इसका सबसे सुंदर, 2 सिंपल बात मैं कह दूं। एक तो ये कि देखिए, फर्क जो मेरे को समझ आया, कल मैंने काफी कुछ पढ़ा इसके बारे में, फर्क सिर्फ ये नहीं कि जस्टिस कर्णन की जाति क्या है, प्रशांत भूषण की जाति क्या है, प्रश्न ओहदे का है। प्रशांत भूषण एक वकील है जो सामने खड़ा है। जस्टिस कर्णन उस समय एक हाई कोर्ट के जज हैं, एक ओहदे पे हैं, उनकी एक अलग जिम्मेवारी है, प्रशांत भूषण की एक अलग जिम्मेवारी है। दूसरा, दोनों के अलग अलग काम है। प्रशांत भूषण आलोचना करते हैं जजेस की, जस्टिस कर्णन भी आलोचना करते हैं, लेकिन जस्टिस कर्णन ने कुछ और भी किया आलोचना के अलावा। उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि बाकी जज करप्ट हैं, उन्होंने ऑर्डर्स इशू किए। ऑर्डर इशू किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को गिरफ्तार कर लीजिए, इनको आजीवन कारावास दे दिया। उन्होंने खुद ही बैठ के अपने केस में सब कुछ कर दिया। इसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। आप न्याय की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए अवीक साहा और मैं 500 लोग जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो जाएं रेगुलर हियरिंग के समय, और कहीं किसी भी जज को हम कोर्ट के अंदर घुसने नहीं देंगे। दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ जस्टिस। तो प्रशांत जी ने कहा था, इसके लिए प्रशांत जी ने कहा था कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, और जो उनको मिली। आप इसमें कुछ और जोड़ रहे थे? जी, मैं वो प्रोसेस जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उसमें क्या है, जस्टिस कर्णन SC/ST में थे। जस्टिस कर्णन को लगा कि मेरे खिलाफ कोई ये जो कर रहे हैं, ये हमको हमारा जाति लेके कर रहे हैं, तो उनको एक कंप्लेनेंट की तरह जो फर्स्ट कोर्ट ऑफ फाइलिंग है उसमें जाके फाइल करना चाहिए था।
वो खुद अपने खिलाफ जो हो रहा है उसके ऊपर जज बन के जजमेंट पास कर दिए। ये तो दुनिया का कोई भी कानून का सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। यू कैनॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। तो ये जो प्रॉब्लम था ये बुनियादी, बट इसका सबसे सुंदर जवाब जस्टिस कर्णन खुद 2 दिन पहले दे दिए। जी, उन्होंने उन्होंने कहा कल बोला जी। कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रशांत भूषण मेरे बारे में, मेरे ऊपर जब सजा हुई थी उसके बारे में उन्होंने क्या टिप्पणी किया। इस वक्त जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और मैं जो बात उठाया था कि जज करप्ट हो तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे, उसकी प्रोसीजर होना चाहिए, वही बात प्रशांत भूषण कर रहे हैं। अतएव सुप्रीम कोर्ट को उनको इस तरह से सजा देना, हैरेस करना अनुचित है। बात घूम फिर के वही आती है, जजेस इंसान है, वो करप्ट हो सकते हैं। करप्ट हो तो उनको हटाने का या उनके खिलाफ शिकायत करने का प्रोसेस क्या है वो तय हो। आज के दिन प्रोसेस है कि पार्लियामेंट उन्हें इम्पीच करेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं एक साधारण आदमी हूं, नागरिक हूं। मैं पार्लियामेंट तक पहुंच के 300 एमपीज को कन्विंस करूंगा कि ये जज को आपने हटाओ। ये प्रोसेस थोड़ी कोई प्रोसेस हो सकता है। तो वो जस्टिस कर्णन का जो वर्षन था वो अति सुंदर था। उन्होंने इतनी मैच्योरिटी के साथ वो इंटरव्यू कल दिए और उन्होंने बताया प्लीज ये प्रशांत जी हमारे खिलाफ क्या बोले थे, क्या किए थे, इसका जिक्र आप मत कीजिए। इस वक्त वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो प्रोसेस मेरे समय भी उपलब्ध नहीं था, अवेलेबल नहीं था, वो आज भी नहीं है और वो कल जाके अवेलेबल होना चाहिए। बुनियादी और इंपॉर्टेंट बात ये है। बहुत ही मैच्योर और बहुत एक तरह से मैं समझता हूँ बहुत बड़प्पन दिखाया जस्टिस कर्णन ने कल जो बात कही कि प्रशांत भूषण ने मेरे बारे में कुछ भी कहा हो, मैं उसके बारे में जो कहूंगा वो बात सही है। और मैं समझता हूँ क्योंकि कल इसके बारे में फिर ट्विटर पे चल रहा था कि अब प्रशांत भूषण को जस्टिस कर्णन से माफी मांग। मैंने सोचा क्यों कोई व्यक्ति मेरा आज समर्थन कर दे। सवाल इसका नहीं है कौन किसके पक्ष में है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में हम ये बात भूल जाते हैं। सवाल है कि किस समय पे क्या बात उचित है। जस्टिस कर्णन का जो जुडिशियल ऑर्डर्स उन्होंने पास किए थे वो अनुचित थे। आज वो इतना सुंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत बड़े दिल से बात कह रहे हैं। बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है। जिस आदमी ने मेरे को क्रिटिसाइज किया उसके पक्ष में बोलना, तो सलाम करता हूं मैं जस्टिस कर्णन को। लेकिन पलट के मैं ये नहीं कहूंगा कि इसलिए उन्होंने जो जुडिशियल ऑर्डर दिए थे वो ठीक थे। वो ऑर्डर गलत थे। अब उस पर कंटेम्प्ट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कुछ तो होना ही चाहिए था। वो तो चल ही नहीं सकता था सिस्टम में जो वो काम कर रहे थे। है। अब कई सवाल हमारे सामने आए हैं, उन सवालों को क्विकली हम छोटा छोटा जवाब देना चाहते हैं। एक जेरोम डिसूजा पूछ रहे हैं, विल जस्टिस मिश्रा बी गेटिंग ए राज्यसभा सीट अंडर मोदी? मेरे को तो इस सवाल पूछने से ही पीड़ा हो रही है। दैट इज द रियल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी ये है कि अब हम इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करना शुरू किए हैं। आप और मैं इस प्रोग्राम में भले ही ना करें, लेकिन देश में तो इस पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई गवर्नर बनेंगे, कि राज्यसभा होगी, कि फलां होगा, एनसीएलटी का कोर्ट में उनको मिला हुआ है जगह इत्यादि। तो जस्टिस गोगोई ने जो किया उससे एक इतना खराब प्रेसिडेंट सेट हो गया है। किया तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने भी किया था, लेकिन कम से कम वहां कुछ सालों का गैप था दोनों चीजों के बीच में। जो जस्टिस गोगोई ने किया उसके बाद तो अब कल को ईमानदार जज भी कोई जजमेंट देगा, लोग कहेंगे अच्छा राज्यसभा सीट लेनी है, अच्छा ये लेना है, अच्छा गवर्नर बनना है। ये सब बातें शुरू हो गई जो बहुत दुर्भाग्य की हैं। तो आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आपका सवाल इस देश के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है। संजय तोमर कह रहे हैं प्रशांत भूषण हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अपॉलॉजी, व्हाट आर योर व्यूज? एब्सोल्युटली राइट। मैं समझता हूं अभिक भाई और मैं दोनों सहमत हैं। उन्हें माफी, देखिए जो बात आपको लगती है कि आपने ईमानदारी से कही है उस पर माफी क्यों मांगी? प्रशांत भूषण ने एक नहीं कई बार माफी मांगी है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। उनसे फैक्चुअल मिस्टेक एक हो गया था एक लेटर को पढ़ने में। प्रशांत भूषण ने तुरंत कहा कि हाँ मुझसे फैक्चुअल मिस्टेक हो गया है। 3-4 महीने पहले एक कंपनी बाबा रामदेव की नहीं थी, प्रशांत जी ने गलती से कह दिया बाबा रामदेव की कंपनी थी। प्रशांत जी ने शाम तक कहा कि हाँ मेरी मिस्टेक थी। अगर कोई भूल है जरूर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि भूल नहीं है तो फिर माफी मांगना तो बहुत ही टुच्ची सी हरकत हो जाएगी ना, कि मुझे पता है मेरा मन तो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर तुम बहुत ज्यादा कह रहे हो, चलो माफी ले लो, जान छोड़ो। ये तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
नदीम सामी पूछ रहे हैं, आई फील सुप्रीम कोर्ट हैज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इट्स डिग्निटी इन इंडिया, योर पॉइंट्स प्लीज। नदीम भाई, मैं नहीं समझता है बात पूरे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें कहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट तरह तरह के डिसीजंस दे रहे हैं। और प्रशांत जी ने जो कहा था कि दुर्भाग्यवश जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पिछले 3-4 हुए हैं उनका और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष में वो ऑर्डर झुके हुए लगते हैं, सरकार के साथ अलाइंड लगते हैं। ये इंप्रेशन तोड़ने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ये गलत इंप्रेशन लोगों के मन में चला जाएगा कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये इंप्रेशन जा सकता है। वी के नवल, इज दिस अघोषित आपातकाल? ये अघोषित आपातकाल की चीज पे मैं बहुत बार बोलता रहता हूं, भैया अब आपातकाल कभी घोषित होगा नहीं इस देश में। डेमोक्रेसी को किल अब वैसे नहीं किया, झटका स्टाइल खत्म हो गया डेमोक्रेसी खत्म करने का। अब दूसरा स्टाइल है जिसके अंदर धीरे धीरे से गला रेता जाता है, डिग्रीज के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म किया जाता है, और वो खेल हमारे देश में चल रहा है। सोपान पंडारी पंडे पूछ रहे हैं, Prashant Bhushan should not tender an apology. The issue does not relate to him only, but it is an issue that relates to every citizen's right to criticize and speak openly against the judiciary. Being a democratic country, citizens must be free to criticize judiciary. Is Modi government trying to kill our democratic right? अब वो है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को सीधा मोदी गवर्नमेंट से लिंक कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली यही इंप्रेशन बहुत वाइडली जा रहा है इस सब के बारे में, क्योंकि ये सवाल कई तरह से आ रहे हैं। तो अभी भाई इस पे आप कुछ, क्योंकि जो इंप्रेशन जाता है वो ये कि ये खेल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा, कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हो रहा है उससे लिंक्ड है, ऐसा इंप्रेशन आता है। जी, इसमें मोदी सरकार का एक भूमिका के बारे में लोग सवाल तो जरूर करेंगे, और ये मोदी सरकार का गलती है। मैं याद दिला दूं, चीफ जस्टिस थे सदाशिवम, उन्होंने रिटायर किया 26 अप्रैल 2014 को, और उन्हें केरला का गवर्नर बनाया गया 5 सितंबर 2014। मतलब रिटायरमेंट के तुरंत बाद महीने 2 महीने में, जितना समय लगता है प्रोसेस करने में, उन्हें एक पॉलिटिकल पोस्ट, गवर्नर का पोस्ट दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजों को पोस्ट रिटायरमेंट इस तरह की बेनिफिट देना, ये जो सिलसिला है, ये जब शुरू हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कॉन्फिडेंस, ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस गिरा, और ये सवाल का पीछे वजह वही है, और इसके लिए मोदी सरकार जरूर जिम्मेदार है। देखिए, कुछ पोस्ट है जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड कर सकते हैं कानून के तहत। कुछ ट्राइब्यूनल्स है, जैसे आपने एनसीएलटी बताया, उसमें कानून ही कहता है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जाके उसका पोस्ट होल्ड करेंगे, बिकॉज वो सब इंपॉर्टेंट जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स है। बट केरला का गवर्नर बनना तो कोई जुडिशियल ड्यूटी नहीं है। तो वो जस्टिस सदाशिवम से शुरू किए, अब रंगनाथ मिश्रा जी तो उसको और एक लेवल पर ले गए हैं, और वो जाके जब होती है, मिश्रा जी ये जवाब देते हैं कि मैं तो जुडिशियरी का जो पक्ष है उसको मैं पार्लियामेंट को सिखाने के लिए इस पोस्ट को लिया, मैं राज्यसभा का मेंबर बना। रंजन गोगोई जी की बात कर रहे हैं जी, सॉरी, रंजन गोगोई जी। तो इस तरह की जो जुडिशियरी के साथ छेड़छाड़ और जुडिशियरी को डीवैल्यू करना, डीबेस करना, ये काम तो मोदी सरकार ने किया है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसका लॉन्ग टर्म कोई रेमिफिकेशंस है, नुकसान होने वाला है। और मैं तो ये चाहता हूं कम से कम कि ये जो अध्याय है, ये जितना जल्दी खत्म हो उतना बढ़िया है। मोदी जी का सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो जुडिशियरी के ऊपर अविश्वास, this chapter should end, because finally Supreme Court of India is the last bastion of hopes of rights and justice of Indians. इसको हम डिबेस नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये सवाल अपने आप को करके भी तो देखिए। जी, मयंक जी पूछ रहे हैं कि क्या सरकार सारे आवाज उठाने वालों को जेल भेजना चाह रही है? ये व्यापक सवाल है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लिंक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, कोई
जेल हो जाएगा, किसी की नौकरी चली जाएगी, किसी के छापा पड़ जाएगा, किसी के कुछ हो जाएगा, और ठीक इसी तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जाता है दुनिया भर में। ऋषभ बिल्कुल। पूछ रहे हैं, जी हाँ। एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जैसे सबको ही जानता है, इतने तो जेलों में कैपेसिटी नहीं है कि पूरे देश के सारे प्रतिवादियों को डाला जाए। उनका जेल का तरीका इससे भी बेहतर हो सकता है। हम सब चुप रहे, इस तरह का फेसबुक लाइव ना करें, इसमें ज्वाइन ना करें और सवाल ना करें, तो वैसे ही हम जेल में हैं। तो बोलना हम शुरू करें तो हम कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, और ना बोले तो हम ऐसे ही जेल में बैठे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात कही आपने। सोनम पूछ रही है, मेरे हिसाब से इससे कोर्ट की बेइज्जती हो रही है ना? जी सोनम जी, मुझे लगता है पिछले एक महीने में इस देश में प्रशांत भूषण के ट्वीट से तो नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये केस चला है और जिस तरह से पूरे देश ने देखा है, उससे इस देश का सुप्रीम कोर्ट का कद जरूर बढ़ा है, कुछ ना कुछ इज्जत कमी हुई है। जिस तरह से जस्टिस गोगोई ने अपने कोर्ट के अंदर शनिवार के दिन अपनी कार्रवाई की थी सेक्सुअल हैरेसमेंट के सवाल पे, अब वो तो कोई भी सोचेगा, उसके मन में तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत घटेगी ना इन चीजों से। तो ऋषभ, क्या हम किसी तरह प्रशांत जी का समर्थन कर सकते हैं? बिल्कुल ऋषभ भाई, कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल प्रशांत भूषण नामक व्यक्ति का नहीं, ये मामला इस देश के हर नागरिक का है। संयोग से आज प्रशांत भूषण नाम से वो चल रहा है, कल को वो आपका नाम हो सकता है, अभिक शाह का नाम हो सकता है, योगेंद्र यादव का नाम हो सकता है, ऋषभ का नाम हो सकता है। इसलिए आज हमें बोलना होगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, ये याद रखिए। तो आज बोलना है, और जिस तरह से देश के लोग खड़े हुए हैं इस सवाल पे, उससे कम से कम मेरी बहुत उम्मीद बंधी है कि इतने लोग और इतने यंग लोग इस सवाल पे आए हैं, कहते हुए हो क्या रहा है देश के अंदर, ये तो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल हमें बोलना होगा, हमें इसके बारे में एक कैंपेन चलाना होगा, और मैं तो समझता हूँ इस देश के हर नागरिक को जिसे महसूस होता है कि हाँ, प्रशांत भूषण ने तो गलत काम नहीं किया, उन सबको जाके सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, आप मुझे भी सजा दीजिए, मैं भी ये सजा लेना चाहता हूँ। दें, कितने लोग कोर्ट में जाते हैं, कितने लोग जेल में जाते हैं, जैसे अभी भाई ने कहा, कितने लोगों को जेल में भेजा जा सकता है। देखें तो इस देश के नागरिक अगर खड़ा होके कहते हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में के जाके कहना चाहता हूँ, मैं भी सजा लेना चाहता हूँ, और अगर हजारों लाखों लोग कहते हैं कि मैं सजा लेना चाहता हूँ, कौन सा कोर्ट सजा देगा? यही एक सिविल डिसोबीडियंस हो सकता है ऐसी स्थिति में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने हमें इसका रास्ता दिखाया था। पूर्णतः अहिंसक, पूर्णतः कानूनी जिम्मेवारी लेते हुए एक प्रतिरोध के तरीके निकाले जा सकते हैं। अतुल जी का सवाल अबीक जी से है, पर वो वैसे उसका जवाब दे चुके हैं। कितनी सजा होती है कोर्ट की अवमानना करने की कानूनी तौर पर? आप दोबारा बता दें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत मैक्सिमम 6 months इम्प्रिजनमेंट, 2,000 रुपीज फाइन, और बोथ। या लेकिन जो अपने जजमेंट में मिश्रा जी कह चुके हैं कि संविधान से हमें पावर है, हम चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने इशारा किया है। तो इसलिए हमें 25 तारीख को ही पता लगेगा कि क्या होगा। श्वेता सिंह का सवाल था, व्हाट इज योर असेसमेंट इन जस्टिस कर्नन्स केस, उसका हम बड़ा विस्तार से जवाब दे चुके हैं। एडवोकेट उमेश पूछ रहे हैं, क्या न्यायपालिका सरकार के हथकंडे बन चुकी है? सारी न्यायपालिका को ऐसा हम ना सोचें, लेकिन न्यायपालिका का एक जो विजिबल चेहरा है, वहां दिक्कत है। कल परसों ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के 10 केसेस आए हैं हाल ही में, और सब केसेस, जिस जिस केस में सरकार ने कहा है कि हाँ हम इनके साथ हैं, वहां वहां कोर्ट ने उस व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाई है। जहां जहां सरकार ने कहा है कि नहीं नहीं कोई इश्यू नहीं बनता है, वहां वहां कोर्ट ने रक्षा नहीं की है। पर भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सरकार के खिलाफ ही बचाने के लिए बनी है। अगर सरकार मेरे साथ खड़ा हो के सरकार कह रही है अर्णब गोस्वामी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करो, इसका मतलब है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई दिक्कत नहीं है ना। रक्षा उसी की करनी होती है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, और दुर्भाग्यवश पिछले 10 केसेस के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने परसों रिपोर्ट किया है। तो ऐसी चीजें होंगी तो ये इंप्रेशन बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि कहीं ना कहीं दोनों में अलाइनमेंट हो रहा है। यही इमरजेंसी के दौरान हुआ था, और जैसे ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलाइंड हो जाती है,
इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में फिर मेजॉरिटी रूल से आपको कोई राहत नहीं। लोग कहते हैं कि साहब, मेरे से भी कहीं पूछा कि देखिए अब मोदी सरकार को मेजॉरिटी है। मैंने कहा बिल्कुल मेजॉरिटी है। संविधान इसीलिए बनते हैं कि मेजॉरिटी सरकार जो चाहे वो ना कर सके। नहीं तो बड़ा सिंपल हो जाता ना कि लॉ मिनिस्टर इस देश का चीफ जस्टिस बन जाता। भाई सरकार है, चुनाव जीती है, लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर को आप चीफ जस्टिस बना दीजिए, जो चाहे कर देगा। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि संविधान की मान्यता है कि आपके पास कितनी भी मेजॉरिटी हो, जितनी राजीव गांधी के पास मेजॉरिटी थी चाहे वो भी हो, लेकिन आप एक भी नागरिक के फंडामेंटल राइट उससे नहीं छीन सकते। ये है रूल ऑफ लॉ। उसकी रक्षा के लिए आज लड़ाई चल रही है। जेवियर लोबो पूछ रहे हैं, व्हाई इज जस्टिस मिश्रा इन ए हरी टू डिसाइड द केस? व्हाई इज ही नाउ एक्सटेंडिंग डेट्स? इज इट फॉर फेस सेविंग? ये सवाल मैं आप पे लॉब कर दूं? As I said, Justice Mishra is an angry old judge, and he's famous for misbehaving with lawyers and often threatening them with contempt. So perhaps जो उन्होंने उनको केस दिया, ये केस हैंडल करने के लिए, उनको लगा कि is the fittest person to handle a contempt case and punish the contemner, whether or not the contemner is guilty. That could be the cause of hurry. And what was the other part of the question? Why is he now extending the date? Is it for face saving? Uh, I'm not speaking as a lawyer, but as a political theorist. You see, this is a situation where the punishment might become a reward. And that's why this dilly-dallying, this prevarication, कि इनको सजा दे दे तो फिर ये और आगे इनकी कॉज को बढ़ा लेके चलेंगे। हम सब इतना फेसबुक करेंगे, इतना वर्चुअल प्रोटेस्ट करेंगे कि वो सजा जो है उनके लिए रिवॉर्ड बन जाएगा, उनके लिए अवार्ड बन जाएगा। ये शायद होगा। वही, और ये सब हम सोचते थे कि सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट इन चीजों के बारे में बात नहीं करता होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है ये सही है, गलत है, लेकिन कुछ और चीजों पे चर्चा चल रही है, ऐसा महसूस होता है। संदीप मनचंदा जी पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार में कोर्ट की क्रेडिबिलिटी ज्यादा थी? जहां तक इमरजेंसी की बात है वहां तो कतई नहीं थी। इंदिरा गांधी के तहत इमरजेंसी में तो कोर्ट की इतनी बुरी हालत थी, शर्मनाक अध्याय था वो हिंदुस्तान के कोर्ट के इतिहास में। और जजेस ने खुद बाद में माना कि भाई हम तो डरे हुए थे उन दिनों। आज के जज आज से 10 साल बाद क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कोई ना कोई, कुछ लोग तो लिखेंगे सच्चाई कि क्या होता था, जजमेंट से पहले शाम को क्या बातें होती थी, किसका फोन आता था, कौन मिलने आता था, किसका मैसेज आता था, ये सब शायद हमारे को बाद में पता लगेगा। तो इमरजेंसी की हालत समय में तो कांग्रेस के समय में इस देश में सबसे बुरी हालत जुडिशरी की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो बीजेपी सरकार आने से जस्ट पहले कोर्ट ने काफी डिसीजंस दिए थे जो सरकार के खिलाफ थे। 2G 3G सब तरह के मामले, कोलगेट के अंदर, इस सब में कोर्ट बार बार ऐसे फैसले दे रहे थे जो सरकार के खिलाफ थे। और जब कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसले दे रहा होता है तो मुझे लगता है कि हाँ, डेमोक्रेसी कुछ कुछ तो काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसलिए नहीं कि कोर्ट को सरकार के खिलाफ ही फैसले देने चाहिए, लेकिन अगर ऐसे कुछ बड़े फैसले आते हैं तो एक सिटीजन के तौर पे मुझे लगता है हाँ, कोर्ट अपना काम ठीक कर ही रहा होगा अगर सरकार के खिलाफ जा रहा है। तो इतना तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो स्थिति बनी है, खासतौर पे पिछले 3-4 साल में जो स्थिति बनी है, जो 6 साल जिसका प्रशांत भूषण ने जिक्र किया है, वो 6 साल और उससे पिछले 6 साल अगर हम देखें तो इस 6 साल में जुडिशरी की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। हाँ, इन 6 साल की तुलना आप इंदिरा गांधी के जमाने से करें तो इंदिरा गांधी के जमाने में बहुत खराब हुआ करती थी। मगर अभी भाई इसमें अगर कोई जोड़ना चाहे, क्योंकि आप कोर्ट को बहुत समय से देखते रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय और इस समय में थोड़ा सा ये फर्क है कि इंदिरा गांधी के समय मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर नहीं था और कई चीजें स्पष्ट नहीं था, जिसके बाद उनके कार्यकाल के बाद ये सब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही करेक्ट किया और आज वो प्रोसेसेस है। हैरानी की बात यह है कि वो सब प्रोसेसेस होते हुए भी ये सरकार सुप्रीम कोर्ट और अपनी जस्टिस सिस्टम को कैसे सबवर्ट कर रहा है, ये भी एक सीखने की चीज है। तो आगे जाके इसकी और फर्दर करेक्शन होगा और जिसका एक हिस्सा है ये जो कंटेम्प्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है।
कि और फर्दर करेक्शन की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेसेस में। अश्विनी अय्यर भाई का सवाल है, लेकिन उनका सवाल ईसीआई के बारे में है, वो जो बीजेपी आईटी सेल कॉन्ट्रैक्ट और इत्यादि। तो फिलहाल मैं उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट के मामले पे नहीं है। अशोक नामदेव राव पड़वेकर जी का प्रश्न यही है कि प्रशांत भूषण बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। व्हाट कैन वी डू फॉर हिम? वी कैन जॉइन, एज आई सेड, if the court actually goes ahead and punishes him, then to my mind, lots and lots of citizens who believe Prashant Bhushan is right, if they believe, if you think Prashant Bhushan is right, then you should say, all right, please punish me also. There should be a movement. I'm sure there would be a movement. Please punish me. Avik bhai? मैं साथ साथ ये जोड़ना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि लेट अस स्टॉप पर्सनलाइजिंग प्रशांत भूषण. Prashant Bhushan is the name of an issue, name of a burning issue that concerns every citizen of India, whether they support the present regime or not. Unless we do that, we will be focusing all our attention on the personal heroism or tragedy of the man named Prashant Bhushan, which going forward is not going to be long-lived. वो बहुत short-lived होगा. तो आज प्रशांत जी खुद ही ट्वीट किए हैं कि स्टॉप कंपेयरिंग मी विथ गांधी, मंडेला. ये आप कर क्या रहे हैं? I am nowhere near the stature of these people who've given decades of their life in sacrifice. 29 years in jail. हम तो 6 महीना जेल की बात कर रहे हैं. So all of us, including those who have worked with Prashant Bhushan closely, have to understand that now that name is the name of the cause and not the name of the person. And उसी के आधार पर हमें आगे की जो भी कुछ भी होगा, whichever way this turns, हमें हमारा स्ट्रेटजी, हमारा एक्शन, हमारा हिम्मत सब उस कॉज के साथ जोड़ना होगा, ना कि वो उस व्यक्ति के साथ. मैं ये कहता हूं. प्रशांत जी खुद चाहते हैं, प्रशांत जी खुद बार बार कहते हैं, व्यक्ति पूजा वगैरह से उन्हें बहुत सख्त नफरत है, और उनकी प्रेजेंस में अगर आप उनकी तारीफ में 2-3 बात कह दो तो वो बस लगता है कि अब वो कमरे से उठ के बाहर चले जाएं. तो And he takes a very poor view of you. ये चाटुकार है, क्यों कर रहा है, बिल्कुल मेरे से क्या मांगता है, मैं उससे कुछ नहीं चाहता हूँ. बिल्कुल, ये जो चापलूसी साइकोफेंसी की कल्चर है, प्रशांत जी खुद कतई पसंद नहीं करते. मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ चीज है. प्रशांत भूषण एक मुद्दे का नाम है और उसी मुद्दे पे हम सब कुछ करें. इसी तरह से एक साथी ने कहा है कि अंकुर मिश्रा जी ने, हम प्रशांत जी के साथ हैं, क्या कर सकते हैं कोर्ट के खिलाफ? कोर्ट के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्याय के हक में कुछ करने की जरूरत है. हम कोर्ट के खिलाफ क्यों हैं भाई? हम तो कोर्ट को सुधारना चाहते हैं, बेहतर कोर्ट चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कोर्ट को पता हो कि नागरिक भी देख रहा है उनको. सबसे अच्छी दवा यही है, हम देखेंगे. ये सबसे अच्छी दवा है दुनिया की हर संस्था के लिए, कोर्ट के लिए भी बहुत अच्छी दवा है. ज्योति गुप्ता पूछ रही है, क्या कोरोना काल में बाकी केस की भी सुनवाई इतनी तेजी से हो रही है, या सिर्फ प्रशांत भूषण के केस की इतनी तेजी से सुनवाई हो रही है? क्या आवेग भाई को हो भी रही है बाकी केसेस की सुनवाई? कुछ तो हो रही है, बहुत थोड़े बहुत केसेस की सुनवाई, कुछ जो बहुत अर्जेंट केसेस हैं, एग्जामिनेशन वगैरह वाले, उनकी भी सुनवाई हो रही है. लेकिन मुझे ऐसा इंप्रेशन हुआ कि ऐसे पुराने केस को निकाल के दनादन 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 सुनवाई करना बहुत अनयूजुअल है. ऐसा तो नहीं हो रहा ना. सर मैं सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूंगा, जो केस को सब छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटा सुनना चाहिए था, सारा रात सुनना चाहिए था, वो माइग्रेंट वर्कर्स का केस, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना. और उसके लिए मैं कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के जो जजेस हैं, जिनको सुनना चाहिए था, मतलब मैं 300 जज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस एंड दोज इन द नंबर से द फर्स्ट टॉप 5 जजेस सीनियरिटी वाइज, उनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा. बिकॉज ये जो ह्यूमन ट्रेजिडी इस देश ने देखा और अभी जल्दी जल्दी भूलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी वैसे घटना हुआ ही नहीं था 3 महीना पहले, ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा कमी रहा है इस कोरोना काल में. और इसके लिए ये जब लोगों ने खुद इसके बारे में लिखा भी है, उन्होंने कहा मैं F ग्रेड दूंगा सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर. अरे आपके सामने सॉलिसिटर जनरल आता है, साफ झूठ बोल जाता है कि देश में एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है, हलफनामा दे के झूठ बोल के चला जाता है. आप पूछते नहीं हो उससे. 62 दिन के बाद अचानक कहते हो कि हम सुओ मोटो अब इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं. बहुत मुझे भी बहुत शर्म आई ये सब चीज देख के. इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो चुप्पी थी.
अभय कुलश्रेष्ठ पूछ रहे हैं अवमानना की परिभाषा क्या है, क्या ट्वीट करना अवमानना की कार्रवाई का आधार बन सकता है? अबे भाई, कोई भी पब्लिक बोलना आधार बन सकता है, चाहे आप ट्वीट करके बोलिए, आप स्पीच करके बोलिए, किताब लिख के बोलिए। तो मैं नहीं कहूंगा कि ट्वीट इससे कोई मुक्त होनी चाहिए। अगर आप ट्वीट करके ऐसी चीजें कहते हैं जो कि अवमानना वाली हैं, तो ट्वीट भी हो सकता है, क्योंकि वो एक पब्लिक एक्ट है। मैं और अवीक साहब प्राइवेट एक कमरे में क्या बात कर रहे हैं उसके आधार पे अवमानना नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेसबुक पे, अगर हम ऐसी चीज कहते हैं तो इससे आधार तो हो सकती है। तो ट्वीट इससे मुक्त हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मोहम्मद शाजुद्दीन खान पूछ रहे हैं कटघरे में कौन है, प्रशांत भूषण या सुप्रीम कोर्ट? सोचना चाहिए, बिल्कुल हम सबको सोचना चाहिए। और ये सारा देश देख रहा है कि इस वक्त कटघरे में कौन है और क्या हो रहा है। शाहिद खान पूछ रहे हैं दिस इज सो शेमफुल फॉर आवर डेमोक्रेसी, क्या इस लोगों के मन में कोर्ट की इज्जत कम होगी? जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इससे कोर्ट के बारे में लोगों के मन में इज्जत कम होती है। और दुर्भाग्यवश जो जज बेचारे बिल्कुल अच्छे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी छींटा पड़ता है। कोई एक टीचर बुरा काम कर देता है, लोग सोचते हैं सारे टीचर ऐसे हैं, और जो बेचारा टीचर अच्छा काम कर रहा होता है उसके बारे में भी बुरी धारणा बनती है। इस देश के बहुत जज हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और दुर्भाग्यवश ऐसी सब घटना होने से छींटा उनके ऊपर भी पड़ता है, उनको भी सहना पड़ता है। उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि भाई, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं सारी जुडिशरी को हम एक साथ न लपेटें, सारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में न राय दें। कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, कुछ स्पेसिफिक जजेस, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर ऐसा है जिसकी जांच होनी चाहिए, हम उसी की मांग कर रहे हैं, उसके बारे में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, उससे फालतू नहीं। राजेश रंजन पूछ रहे हैं सर, मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम का जुडिशियल करप्शन में कितना हाथ है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए और एफिशिएंट तरीके क्या हो सकते हैं? राजेश भाई, प्रशांत जी वगैरह का जो सारा काम था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का, जो शुरू ही इससे हुआ था कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है कॉलेजियम का, इससे बेहतर सिस्टम बनाने की जरूरत है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की। प्रशांत जी वगैरह ने इसका एक ड्राफ्ट भी बनाया था, और दरअसल लोकपाल के आंदोलन में भी ये एक मांग थी। तो बिल्कुल इससे बेहतर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से अपॉइंट कर दे वो कोई रास्ता नहीं, वो तो उससे भी बुरा होगा। सबसे बुरा है सरकार अपनी मर्जी से करे, उससे कम बुरा है कॉलेजियम। लेकिन सबसे अच्छा सिस्टम वो होगा जिसमें एक कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, जो ना सरकार के हाथ में हो, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथ में। किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सारी अपॉइंटमेंट होना, किसी भी एक व्यक्ति या 5 व्यक्तियों के हाथ में सारी अपॉइंटमेंट होना देश के लिए अच्छा नहीं। कॉलेजियम पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपको इसका काफी एक्सपीरियंस है। कोलिजियम तो बीच बचाव का सिस्टम था। इस बीच में आपको याद होगा मोदी सरकार ने एनजेसी लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बारे में। उसमें वही था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे इत्यादि। CJAR नामक जो वेबसाइट है प्रशांत जी का, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, उसमें बहुत क्लियर डॉक्यूमेंटेशन है कि जजेस अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए। वो लगभग एक हाइब्रिड है, जहां NJAC है, लेकिन NJAC का ओवरलोड है नॉन गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें ओवरलोड हमारे लोग हो, और वो प्रोसेस है जिसमें ओवरलोड है जिनको इस वक्त पावर नहीं है, अपोजिशन, एरुडाइट पीपल, जूरिस्ट्स, इन सब का एक समिति बना के आपको जजेस का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। जूरी सिस्टम सर ऐसे ही चला है दुनिया भर में, यूएस में, यूके में। आप किसी के कंट्रोल में नहीं होता था जूरी, बट उसमें भी मैनेजमेंट करके जूरी को मैनिपुलेट करने का तरीका वकीलों ने तो निकाल ही लिया था। सो बेस्ट सिस्टम इज ए न्यूट्रल सिस्टम, इज अ जुडिशियल कमीशन which has least interference of the government, least participation of the then ruling party and the judiciary itself. सबका representation हो, but overall those who cannot benefit should be the persons deciding. बस आखिरी 2-3 सवाल हैं। बीना खन्ना जी पूछ रही हैं क्या सॉलिसिटर जनरल CJI से बड़ा होता है उपाधि में?
सॉलिसिटर जनरल तो खैर बिल्कुल नहीं होते। सॉलिसिटर जनरल तो सरकारी वकील हैं जो कि सीजीआई और कोर्ट के सामने खड़े होते हैं। सरकार के सबसे बड़े वकील हैं सॉलिसिटर जनरल। आपके मन में शायद अटॉर्नी जनरल रहे होंगे। अटॉर्नी जनरल भी सीजीआई से बड़े नहीं होते उपाधि में, लेकिन अटॉर्नी जनरल को एक स्पेसिफिक मैंडेट है, देखिए बड़ा छोटा का सवाल नहीं है, हर एक को अलग अलग काम दिया गया है। अटॉर्नी जनरल आप समझ लीजिए भारत की संविधान सभा ने अपना एक परमानेंट वकील नियुक्त किया हुआ है कि हम ये एक डॉक्यूमेंट बनाया था, इस डॉक्यूमेंट की रक्षा करनी है, और एक व्यक्ति होगा जो हमेशा जिसका काम इस डॉक्यूमेंट की रक्षा करना है, वो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल है। तो मैं नहीं कहता कि वो सीजीआई से बड़ा है, मगर उसका एक अधिकार है, उसका अपनी बात, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। जो अभिक साहा कह रहे थे कि सुनी नहीं अटॉर्नी जनरल की बात, ये तो पता इतनी अनहोनी सी चीज है, इसके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे थे। प्रश्न श्रुति लोकारे जी का है, क्या आप किसी दिन प्रशांत भूषण जी के साथ लाइव आएंगे? वुड लाइक टू लिसन टू दैट कन्वर्सेशन। बिल्कुल श्रुति जी, हम इस मुद्दे के ऊपर जानबूझकर प्रशांत जी से अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत जी ने स्वयं कहा है जब तक ये सब जुडिस है, जब तक ये मामला इस पे कोर्ट विचार कर रहा है, तब तक प्रशांत जी इस मुद्दे पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, जो उचित भी है। वो बाकी चीजों पे बोल रहे हैं, देश में लोकतंत्र की हालत पे बोल रहे हैं, स्पीचेस भी दे रहे हैं, लेकिन इस केस के बारे में वो टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जैसे ही ये केस किसी एक मुकाम पे पहुंचता है तो हम जरूर प्रशांत जी के साथ बात करेंगे और उनकी बात आप तक लेके आएंगे, क्योंकि आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है। मनोज कुमार वर्मा जी का तीखा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं? आपका क्या विचार है? वर्मा जी, मैं तो नहीं जानता, मैं तो अंदर क्या बातें होती हैं, इमरजेंसी के अंदर क्या हो रहा था, हमें तो बाहर देख के लग रहा था कि बहुत गड़बड़ हो रहा है। ये हमें 10 साल बाद पता लगा जस्टिस चंद्रचूड़ से कि हाँ डरे हुए थे। तो आज मैं तो बाहर खड़ा होकर यही देख सकता हूँ कि जो हो रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो बाहर देख के साफ है कि मामला तो कुछ गड़बड़ है। अब वो डर है, लालच है, वैचारिक रुझान मिलता है, या क्या बात है हम नहीं जानते, और बैठे हुए यहाँ पे आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो है कुछ तो गड़बड़ है, और जो है वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, इतना हम जरूर कह सकते हैं। इससे फालतू कहना हमारे लिए इस वक्त मुमकिन नहीं होगा। और जुडिशरी के बारे में बात करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दे देंगे। मैं तो खुद खुल के इतने पिछले महीने भर से कह रहा हूं, प्रशांत भूषण ने जो कहा वो बात मैं दोहराता हूं, अगर उनको सजा मिलती है तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जुडिशरी के बारे में सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए कि ले दे के हमारे लोकतंत्र संविधान का अंतिम मंदिर वही, अगर वो नहीं बचेगा तो किसके पास जाएंगे? तो इसलिए हमेशा जजेस के बारे में बोलते वक्त, जुडिशरी के बारे में बोलते वक्त, जो किसी नेता और मंत्री के बारे में बोलते वक्त भी मैं समझता हूं कि थोड़ा सावधानी और ईमानदारी बरतनी चाहिए। जजेस के बारे में बोलते वक्त एक एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये एक अंतिम मंदिर है, ये अगर टूटता है तो बहुत कुछ टूटता है। इसलिए मैं ऐसी बातें नहीं कहूंगा। अभी भाई इसको जोड़ेंगे। इसमें और एक बात है, याद रखना पड़ेगा, ना जजेस हमारे तरह ट्वीट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, मीडिया इंटरव्यू दे सकते हैं। तो एक रूप में उनके पास कोर्ट में बैठ के जजमेंट देने के अलावा और कोई प्रतिक्रिया का रास्ता तो है नहीं। उस संदर्भ में हम जो कह रहे हैं, हमें खुद ही संतुलित रूप में कहना चाहिए कि हम हमारा पक्ष भी रखें और उनका पक्ष भी समझे और उनके पक्ष भी रखने की कोशिश करें अपनी बात। बैलेंस्ड व्यू हमें जुडिशियरी के बारे में ऑलवेज रखना चाहिए, बिकॉज दे कैनॉट रिएक्ट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म्स दैट वी आर टॉकिंग। तो ये हुआ कि इसके पीठ पीछे हम बोलेंगे और उसका ऐसा एक पाबंदी है कि वो पलट के हमसे बात भी नहीं कर सकता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और मैं आखिर में यही बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभिक साहा है मेरा विचार नहीं है, प्रशांत भूषण ने जीवन भर यही किया है, बहुत मर्यादा से, बहुत संयम से। हर रोज प्रशांत भूषण के पास मेरे जैसे 50 लोग पहुंच जाते हैं, ये भी बेईमान है, वो भी चोर है, और प्रशांत भूषण का ज्यादा समय तो ये कहने में जाता है, ना भाई ऐसे मत हर एक को चोर बोला करो, कोई एविडेंस हो तभी कहना चाहिए, नहीं तो नहीं कहना चाहिए, आपकी बात बेकार है, ये बात झूठी है, ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इतनी सब छलनी लगाने के बाद भी कुछ ऐसे केस हैं जो इतने बड़े हैं जिसके बारे में देश को बात करनी चाहिए। तो पूरी मर्यादा
पूरे संयम और पूरी खोजबीन के बाद ही हम किसी जज के बारे में बोलें या जुडिशियल सिस्टम के बारे में बोलें, ये हमारी एज ए सिटीजन ड्यूटी बनती है। लीगल ड्यूटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सजा मिलती है ना मिलती है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी भाई ने कहा, वो एक व्यक्ति है जो पलट के जवाब नहीं दे सकता। अगर जवाब नहीं दे सकता तो फिर मेरी ड्यूटी है कि उसके जवाब के बारे में मैं सोचूं इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं। वो सब सोच के हमें बात करनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने खुद और उनके सहयोगियों ने हमेशा ये किया है। हर मामले की बहुत केयरफुल छानबीन, जांच, और उसके बाद हमेशा पहली शिकायत कोर्ट के अंदर करते हैं। पहली चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाती है कि हमारे पास ये सूचना आई है, आप कृपया इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए, हम इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं। जब कार्रवाई नहीं होती है, काफी समय होने के बावजूद नहीं होती है, तभी मजबूर होकर इन लोगों को बाहर आना पड़ा है। ये संघर्ष, जैसा अभी भाई ने कहा, ये प्रशांत भूषण का संघर्ष नहीं, ये बहुत बड़ा संघर्ष, ये हमारा आपका है। 25 तारीख को हम आप सब मिलकर देखेंगे कि क्या होता है कोर्ट के अंदर। जो महात्मा गांधी के केस में हुआ, कुछ वैसा पलटी होती है। लोकमान्य तिलक के खिलाफ भी केस हुआ था, सेडिशन का केस हुआ था, और लोकमान्य तिलक ने कहा था कि कोर्ट के निर्णय के ऊपर भी कुछ बड़े नैतिक सिद्धांत होते हैं, और उस नैतिक सिद्धांत की गवाही लेके मैं कहता हूं, मैं बेकसूर हूं, मैं जानता हूं, लेकिन, और आखिरी शब्द उनके यही थे, उन्होंने कहा था, लेकिन हो सकता है मैं जिस काम को लेके आगे बढ़ा हूं, यानी कि देश की आजादी का सवाल, स्वराज का सवाल, तो तिलक ने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हो सकता है मैं जिस काम को लेके चला हूं उस कार्य की सिद्धि इससे बेहतर हो, मुझे सजा मिलने से हो सकता है मेरे कार्य की सिद्धि ज्यादा हो बजाय कि मेरे फ्री रहने से। तो हो सकता है प्रशांत भूषण को सजा मिलने से इस देश की आंखें शायद खुल जाएं, शायद इस देश के हजारों लाखों लोगों को एहसास होना शुरू हो कि हो क्या रहा है, और शायद मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो हो रहा है वो सब सवाल उठने शुरू हो। हम सब इस पे सोचेंगे। 25 तारीख को हम देखेंगे, 25 तारीख को भी एक विशेष बातचीत करेंगे हम, उस समय नहीं, शायद बाद में करेंगे, आपको सूचित कर देंगे। और अगर प्रशांत भूषण को ऐसी कोई सजा मिलती है, तो जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि प्रशांत भूषण ने सच बोला है, उन लोगों को मिलके इस देश में कुछ तो करना पड़ेगा। हम सब मिलेंगे, सोचेंगे और अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आपने इस बात को सुना, आपका, अभिक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।